मैनिफेस्टेशन और कर्म सिद्धांत में कोई फर्क नहीं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कई जगह ये भी रेफरेंस सुना है कि हमारी 30% लाइफ फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा, वो चेंज होता रहेगा। इसमें कितना सच है? सबसे पहला धर्म कभी सोच के देखा आपने क्या है? आपकी सबसे पहली धर्म मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली क्या है, कहाँ है? जो भी हमारे डीप रूटेड संस्कार हैं, जो आप ऑटोमेटिक आपके बिहेवियर्स हैं, वो संस्कार के बेसिस पे ही हैं, बिलीफ पैटर्न्स के बेसिस पे हैं। क्यों आप कोई चीज बिलीव करते हो, किसी चीज को डिसबिलीव करते हो? क्योंकि वो संस्कार बना हुआ है। सक्सेस मिलती है हरी इच्छा, फेलियर हुआ मेरा कर्म है, दोनों कर्म, ईगो नहीं बढ़नी चाहिए। शनि की महादशा जब होती है तो लोग कहते हैं भैया शनि की महादशा है तो अब तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर लो, कुछ होगा ही नहीं। अब क्या ये सच है या सच में मिथ है? सिंपल रूल आप लाइफ का समझ लीजिए, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो फन। स्ट्रगल बाहर नहीं है, लोग उससे नहीं परेशान हैं। लोग वो इवेंट जब अपने माइंड में प्ले करते हैं, लोग उससे परेशान, वो है सफरिंग। अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत काम किया आपने, बहुत गाइड किया उनको। एक वक्त ऐसा डेफिनेटली आया था अमिताभ बच्चन जी के साथ जब बहुत स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे उनके जीवन में, और वो फेज के बाद कर्म को ठीक रखो, कर्म करते जाओ, सही डायरेक्शन में रखो तो अलाइन होकर आप पार पहुंच ही जाते हो। उनके साथ मतलब व्हाट हैपेंड, आज वापस से वो आज तो बहुत मतलब ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पीरियड वो इतना टफ था, वो कैसे पास ऑन किया? प्लीज डोंट यूज योर कुंडली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को टाइमिंग बता दो, मेरी शादी कब होगी, मेरे पैसे कब आएंगे। नहीं, अपना कर्म सुधार लीजिए, देन यू विल सी एक्चुअली योर चार्ट वर्किंग फॉर यू। कोई रिलेशनशिप में पैटर्न रिपीट होते हैं लोगों के, एक रिलेशनशिप खराब, दूसरा खराब, तीसरा खराब, हर जगह रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है लोगों के। यहाँ कर्म को प्राइम फैक्टर मानते हुए किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इंसान को? आइडेंटिफाई करवाते हो लोग अपने पैटर्न, देखिए पैटर्न्स होते हैं और लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल टिप है, आप लिखिए मैरिज, पहले 3 शब्द जो आपके दिमाग में आते हैं विदाउट थिंकिंग डीपली, रिएक्टिव, आपको आपका पैटर्न बता देगा। ऐसा माइंडसेट बनाइए कि आपको वो एम्पावर करे। जेनेटिक्स, सिचुएशंस, हालात, ये सब सेकेंडरी हैं। पहले अपना कर्म इतना ऑर्गेनाइज कीजिए कि आप खुद के हालात बदल सकें। एंड ये पावर सिर्फ आप ही के पास है, कोई और आके आपके हालात नहीं बदलेगा। है ना वो हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज मुक्ति, मोक्ष एंड वेद आपके घर में पड़े हैं। सो ये संस्कार जब इंसान के पास है तो वो अपना कर्म अलाइन कर सकते हैं। दे कैन वर्क टुवर्ड्स, यस मनी इज अ ग्रेट बेनिफिट, लेकिन अगर ये संस्कार नहीं है तो मेरा सवाल आपसे है यमी, इस पल में व्हाट इज योर मॉनेटरी रिक्वायरमेंट इन दिस सेकंड व्हाइल टॉकिंग टू मी? आपको लगता है, लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है, पैसा करेंसी है, राइट? रियल करेंसी इज एनर्जी। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गॉड जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो सिर्फ मैनिफेस्टेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि माइंड और बिहेवियर को डीपली समझकर रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना सिखाती हैं। पिछले 20 सालों से वृंदा जी अमिताभ बच्चन जी जैसे लेजेंडरी पर्सनालिटीज के साथ काम कर रही हैं। साथ ही जैकलीन फर्नांडिस और सुष्मिता सेन जैसे वेल नोन सेलिब्रिटीज के मेंटल वेलबींग जर्नी में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनका काम सिर्फ गाइडेंस देना नहीं, बल्कि लोगों को उनके थॉट्स को समझने, उन्हें डायरेक्शन देने और उन्हें रियल लाइफ में रिजल्ट कन्वर्ट करने में हेल्प करना है। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदलकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसको शिफ्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जिनकी वजह से आप अपने जीवन में बेहतर चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन को कंबाइन करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में कैसे इंपैक्ट डालती है, कैसे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से आप बेहतर होकर बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कैसे ढेर सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपका करियर हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो, इन सब एस्पेक्ट्स पे कैसे काम किया जा सकता है, वो आज सब कुछ हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वापस एक बार वेलकम करने का वृंदा जी को हमारे पॉडकास्ट पर। वृंदा मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू मैम। और आपको देख के ना मतलब ऐसा एक तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और हम बात भी करते हैं, इतने ब्राइट कलर आप पहनते हो ना, तो ऐसा लगता है कि सो मच ऑफ पॉजिटिविटी इन यू। ये कलर्स का बहुत फर्क पड़ता है, कलर थेरेपी होती है। सो कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। लक्ष्मी जी का कलर है ये। आपके लास्ट पॉडकास्ट पे रेड था, इस पॉडकास्ट पे ग्रीन है। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन और एवरीथिंग दैट यू डू। उसके पीछे कोई सुलझा हुआ कारण जरूर होना चाहिए। सो यस, ब्राइट कलर्स इज लॉट ऑफ नाइस वाइब्रेंट एनर्जी। मर्क्यूरी का भी कलर है। सुपर्ब। तो आपका कहना मतलब है जिसको पैसे ज्यादा कमाने, उसको ग्रीन पहनना चाहिए ज्यादा? Depends on Mercury position in the chart.
ओके 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 वेंसडे को ट्राई कर सकते, ग्रीन पहनना हम्म एंड गार्डनिंग करना, वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर मर्क्यूरी. ओके और मर्क्यूरी सिर्फ पैसा नहीं है. अर्थिंग भी, ग्राउंडिंग भी. ग्राउंडिंग ऑल्सो, बट ग्राउंडिंग इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड विद मर्क्यूरी. ऑफ कोर्स मर्क्यूरी की एनर्जी को सेटल करने के लिए ग्राउंडिंग इज गुड. नहीं तो मार्स की एनर्जी को सेटल करने के लिए, राहु की एनर्जी को सेटल करने के लिए, सबके लिए जब भी माइंड की बात आएगी या आपके एनर्जी सिस्टम की बात आएगी, उसको सेटल करने के लिए आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारा, खुद बॉडी भी वही है. तो अर्थिंग आपको जो भी इलेक्ट्रीफाइंग प्लैनेट्स हैं, चाहे मेंटल एनर्जी हो चाहे फिजिकल एनर्जी हो, लाइक मार्स, उसको सेटल करने के लिए देयर इज ग्राउंडिंग. सुपर. ओके. मैनिफेस्टेशन पर थोड़ा लास्ट टाइम हमने बात की थी, अब थोड़ा और आगे बात करेंगे. आप आज के टाइम में जब मैनिफेस्टेशन के बारे में आप बात करते हो, आई एम श्योर अबाउट इट, यू हैव बीन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग लिटिल मोर डीपर. तो मैनिफेस्टेशन का अपडेटेड वर्जन आपके माइंड में अब क्या है जो आप समझते हैं? तो थैंक यू फॉर इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये मैनिफेस्टेशन की स्पेस में ना वो लर्निंग वहाँ पे स्टैग्नेंट हो ही नहीं सकती. हम सब ने स्टार्ट किया होगा फिर सिर्फ एफर्मेशन के साथ, और उसको सोचा होगा विजन बोर्ड बना लेंगे सब हो जाएगा. अभी मुझे क्या लगता है अमित, कि मैनिफेस्टेशन और कर्म सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है. वाओ. इट इज वन एंड द सेम थिंग. और मैनिफेस्टेशन, मेरा मानना ऐसा है कि एक लाइफ टाइम की जर्नी नहीं है. और जब आप जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करते हो लाइफ सिचुएशंस में, जो ग्रंथों में लिखा है उसके साथ उसको कंपेयर करके मीनिंग बनाते हो इंटरनली, तो ये बात आपको फील होगी अंदर से कि ये सच बात है. नहीं तो आप सोच के देखिए, कर्म सिद्धांत बोलता है कि आपने जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने कर्म ऐसा किया, ये आपकी लाइफ की नदी चल रही है. हाँ, आपने कर्म ऐसा किया कि नदी का रुख, नदी का मतलब आपकी एनर्जी ऐसे चल रही है पिछली लाइफ में, और आपने ऐसे कर्म किए कि उसका रुख थोड़ा लेफ्ट में हो गया. नदी का ओवरनाइट होगा, बहुत समय लगेगा उसके रुख को बदलने के लिए. करेक्ट. आप वो हो गया आपका पास्ट लाइफ का प्रिंट, और आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये बताता है. वो हो गया पास्ट लाइफ का प्रिंट, इम्प्रिंट आपके पास. इस लाइफ में आके आपको जाना है राइट, आपका मन कर रहा है नहीं राइट जाएंगे, ओवरनाइट हो जाएगा. कितनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट लगेगी पहले तो उसको धीरे 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 करके सेंटर तक लाने के लिए, एंड देन विद एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एफर्ट यू कैन ट्राई टू टेक इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन दैट यू वांट टू गो. कर्म आपको वहां लेके जा रहा था, the results of your karma were taking you in that direction. You have to override that karma. Wow, okay. Past life संस्कार आपको override करने पड़ेंगे अगर वो नॉन प्रोडक्टिव हैं तो कहीं जाके फिर आपकी एनर्जी थोड़े एक बैलेंस स्टेट में आएगी, एंड देन यू कैन डायरेक्ट इट इन द राइट डायरेक्शन, हाइपोथेटिकली इन द करेक्ट डायरेक्शन वेयर यू वांट, और इन दैट डायरेक्शन यू सी द फ्रुक्टिफिकेशन ऑफ योर डिजायर. ये सब करने में कितना समय लगेगा? शायद एक लाइफ टाइम से ज्यादा लग जाए. और ये समझना, ये मैंने कैसे मुझे फील होता है कि ये सही है, क्योंकि हर चीज आपकी लाइफ में कर्म का फल ही है. पास्ट लाइफ हो, दिस लाइफ हो, तो कभी आपको लगे कि अरे ये तो किसी इंसान का जन्म होता है बहुत रिच परिवार में, ऐसे हो गया, भगवान ने बोल दिया ऐसे चलो भैया तुम जाके वहां पैदा हो जाओ. या किसी को मिल गई थोड़ी स्ट्रगल, किसी को मिल गया बहुत ही मॉडरेट मींस का परिवार, तो ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ ना, या ऐसे रैंडमली तो नहीं हुआ. आपका कर्म है जो आपको वो फैसिलिटी देता है. मतलब कि पास्ट लाइफ का कर्म ने आपको एक सिचुएशन में लाके डाल दिया. अब वहां से आप उसको बिल्ड करते हो, एंड विद लिटिल अमाउंट ऑफ एफर्ट आप मिलियनेयर बन गए, बिलियनेयर बन गए, या बिलियनेयर परिवार में होते आप उसमें ट्रिलियंस में ले गए. और लोगों को लगता है यार ये क्या बात है, इसकी तो मैनिफेस्टेशन अच्छी चलती है, मेरी तो चलती नहीं है. ऐसा नहीं है. अभी जो दूसरा बच्चा जो पैदा हुआ है, कर्म वो भी करेगा, उसको समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा. और जो बहुत ही अपोजिंग एनर्जी में पैदा हुआ है, कि डिसिप्लिन भी नहीं है, कुछ क्लैरिटी भी नहीं है, उसको शायद बहुत 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 ज्यादा समय लगेगा, जो एक लाइफ से आगे चला जाएगा. Okay. सोच के देखिएगा इसके बारे में. Very deep. It is very deep. Yes. To understand. Okay. लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन को सही मायने में समझना चाहते हैं, तो आप कर्म के कॉन्टेक्स्ट में ही उसको समझेंगे, और उसके बाद
वो एकदम सटीक बैठता है। एग्जाम्पल सपोजिंग, एंड जब हम कर्म इंट्वाइनमेंट की बात करते हैं ना, कितने डीप संस्कार हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है, इस वे में समझ सकते हैं। प्रोडक्टिव संस्कार कैसे होंगे इंसान के पास? डिसिप्लिन है, विल पावर है, पेशेंस है, रेजिलियंस है, यही स्किल की बात करते हैं ना मैनिफेस्टेशन में, ये सब है उसके पास। कुछ करने का जज्बा है उसके पास। कैसे आया? संस्कार। वैसे परिवार में जन्म हुआ होगा कि माँ बाप से मिल गया और उसने बच्चे ने उस पर काम किया और आगे चल के उसको वो चीज मिल गई। किसी के पास नहीं है, क्या उसको समय नहीं लगेगा पहले वो संस्कार बिल्ड करने के लिए? करेक्ट, बिल्कुल सही। कर्म ही करेगा ना संस्कार बिल्ड करने के लिए। कैसे विशफुल थिंकिंग में, ख्यालों में रह जाएगा? नहीं, कर्म करेगा एट द लेवल ऑफ थॉट, एट द लेवल ऑफ वर्ड, एट द लेवल ऑफ एक्शन। हर लेवल पे वो कर्म करता है। पहले वो संस्कार डेवलप करेगा, उस संस्कार से आगे जाके वो मैनिफेस्टेशन फलित होगी। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी इंटीग्रेशन एंड रीअलाइनमेंट, रीडायरेक्शन एंड रीअलाइनमेंट। सुपर सुपर सुपर। यानी कि इसका मतलब ये कि इंसान जब चाहे उसके जो पास्ट कर्मास को, उसका डायरेक्शन बदलना शुरू कर सकता है। बट हाँ, समटाइम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कहाँ बर्थ हुआ, क्या वैल्यू सिस्टम है, उसका वक्त, जो टाइमिंग है, जो हम बोलते हैं यूनिवर्सल टाइमिंग है, वो उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। कई बार वो रीबर्थ भी जरूरत पड़ सकती है उसको करने की। बहुत बार। ओके, बहुत बार। ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज, ऐसा कई जगह मैंने पढ़ा कि एस्ट्रोलॉजी में कई बार कहा जाता है कि जब आप पैदा होते तो सब कुछ लिखा जा चुका है। कई जगह इस बारे में रेफरेंसेस हैं, या आई डोंट नो, कई जगह लोगों से हमने बहुत सारे सुना। लेकिन जब हम कर्म के सिद्धांत पे बात करते हैं तो हम आज भी कोई कर्म करके अपना फ्यूचर तो बना ही रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह ये भी रेफरेंस सुने कि हमारी 30% लाइफ फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा, वो चेंज होता रहेगा। तो इसमें कितना सच है? इसको बहुत सच है इसमें। प्रारब्ध जैसे हम बात करते हैं, प्रारब्ध है वो एरो जो छूट चुका है, वो तो फलित होगा। तो जब राशियों के कॉन्सेप्ट आता है ना, तो चर राशि होती है जो मूवेबल है। सो इस वे में हम समझते हैं कि आपके प्लैनेट्स चर राशि में है, कि जो मूवेबल है, चेंज कर सकते हैं आप, और लिटिल एफर्ट से वो बदल सकते हैं आउटकम। स्थिर राशि में है, फिक्स राशि में है, तो वो कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। और सबके प्लैनेट्स कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो बदले जा सकते हैं। और द्विस्वभाव राशि होती है, मतलब कि ड्यूल राशि की, जहाँ पे वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो बदला जा सकता है। इट्स अडेप्टेबल। ओके। सो जब ऐसी कॉन्टेक्स्ट से आप जब उसको देखते हो अपने चार्ट को, आपको लगेगा, और मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी कि ये फिक्स्ड है। चाहे हो सकता है कि हो, लेकिन मैं सोच के क्या करूं उसको, सरेंडर ऐसे छोड़ दूं? मैं क्या कॉन्टेक्स्ट देती हूँ? क्या है आपकी लाइफ में फिक्स्ड जो बीत चुका? मान लो वो फिक्स्ड है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, सो आई डू एस्ट्रोलॉजी साधक। एस्ट्रोलॉजर बोलने में भी आई फील कि नहीं, थोड़ी ह्यूमिलिटी रखें, बहुत ह्यूमिलिटी रखें। इतनी गूढ़ विद्या है कि एस्ट्रोलॉजी साधक, ज्योतिष की साधक हूं मैं, साधना करते हैं। तो आप फिक्स्ड वही मानिए जो बीत चुका है, निकल गया। बहुत सही। हाँ, वो फिक्स्ड है। जहां जन्म हुआ, जो माँ बाप मिले हैं, फिक्स्ड है, वेरी गुड, हो गया। जो आगे चल रहे हैं, क्यों जान के क्या करेंगे कि जो फिक्स्ड है कि क्या फिक्स्ड नहीं है बहुत चीजें फिक्स्ड हैं। लेकिन अपने कर्म पे बिलीफ रखिए। अगर इस लाइफ में फिक्स्ड है, अगली लाइफ में तो आपको अलग चाहिए ना कुछ, कि यही पैटर्न को कंटिन्यू करते जाना है। सारा खेल पैटर्न का है, सारा खेल संस्कारों का है। तो अभी से एफर्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं जाके तो वो नदी का रुख बदलेगा ना। आपने वो स्टोरी सुनी होगी सबने, माझी पहाड़ काट दिया, वेंट थ्रू अ माउंटेन। क्या जज्बा होगा, ये तो फिक्स्ड है, मेरे सामने है, फिक्स्ड है, मैं नहीं बदल सकता। अरे कितने साल लग गए, आप गूगल करके आप लोग देख सकते हैं कितने साल लगे। ये तो रियल स्टोरी है। करेक्ट। ही वेंट थ्रू अ माउंटेन, फिक्स्ड माउंटेन। माउंटेन से ज्यादा फिक्स्ड क्या होगा? करेक्ट। सो अपनी क्या फिक्स्ड है बहुत चीजें, यस, उनके बारे में आप जान के क्या करेंगे? जब बीत जाएंगी ना, तब जान लेना ये जो हुआ ना, ये फिक्स था। शादी हुई, उसके बाद डिवोर्स हो गया, फिक्स है। पहले जान के क्या करोगे? सोच के देखिए कि सबके बोलने के बावजूद आप कर ही लोगे।
देखो कितनी बारी होता है कि लोग कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलने के बाद भी डाइवोर्स हो जाता है। कितनी बारी हुआ है? सारे गुण मिल जाते सारे 36 के 36 गुण, 36 जो भी गुण हैं सब मिल गए, फिर भी हो गया डिवोर्स। तो अगेन मेकिंग इट वेरी अडेप्टेबल, इसलिए मैं इसको नाम मैंने दे दिया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव। डिटर्मिनिस्टिक होना लाइफ में, हर चीज डिटर्मिन्ड है। तो आपको कैसी फीलिंग आ गई? मैं आपको बोलूं आपकी लाइफ में सब जो भी होना लिखा है, आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे। हाँ। तो करना है कि आप भगवान ही चला लेंगे, भगवान ही कर लेंगे। तो फिर भगवान कृष्ण को आना पड़ेगा उपदेश देने के लिए, भैया कर्म करो, चाहे उसका फल इस लाइफ में मिले और द नेक्स्ट, वो फलित होगा। अभी इंसान के पास उतनी पेशेंस ही नहीं है कि वो वेट कर सके, किसको पता नेक्स्ट लाइफ में क्या होना है। करेक्ट। लेकिन ये इतनी लेयर्स है ना, मैं एक फ्रॉम द लास्ट टाइम वी डिड द पॉडकास्ट टू दिस पॉडकास्ट, मुझे लगता है क्या बदलाव आया है। मुझे लगता है ये एक 10,000 पीस की पजल है जिसको कहते हैं जीवन। उसमें से भी कुछ 1000 पीस आपके कंट्रोल में हैं और कुछ 1000 पीस आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो भी कर्म करके आ चुके हो वो तो आपके कंट्रोल से गया बाहर, उसका भुगतान तो होके ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। इतना समझते हैं आप, कर्म सिद्धांत में मानते हैं। तो ये जान के आप क्या करेंगे मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए तो सरेंडर ही करेंगे। ये जान लीजिए कि आपके कंट्रोल में क्या है, क्या क्या है। आपकी विल, आपकी डिसिप्लिन, आपकी पेशेंस, ये सारे जो स्किल सेट्स है, फाउंडेशन, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना, विजुअलाइज करना, उसके लिए शिद्दत से काम करना, ये सब आपके कंट्रोल में है। वो करिए जो आपके कंट्रोल में है। एंड एज यू कीप एडिंग द एनर्जी ऑफ योर कर्म, हर कर्म की एक ऊर्जा होती है, करेक्ट? थॉट कर्म हो, वर्बल कर्म हो, मतलब क्या वाणी का कर्म, थिंकिंग का कर्म, फिजिकल एक्शन का कर्म, आप उसको एनर्जी को स्टैक कर रहे हो। 10 एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल 10 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, इच्छा शक्ति, उसके ऊपर आपने और सोचा 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 और एनर्जी डाली, 100 वोल्ट की बन गई। उसके ऊपर आपने बात भी वैसे करी, हाँ। कितने वोल्ट की एनर्जी बन गई, एड अप हो गई। आपने कर्म भी वैसे, काम भी वैसा ही किया, उसी अलाइनमेंट में काम किया, अब ये बन गई 1000 वोल्ट की। दिस इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम। हम एनर्जी सिस्टम है, सारा खेल ऊर्जा का है। अब जब ये इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम जब सोसाइटी में जाता है, दिस क्रिएट्स अ मैग्नेटिज्म ऑफ इट्स ओन। जितने पीस जो आपके कंट्रोल में थे, आपने उन पे काम किया, आप एक मैग्नेटिक बीइंग बन जाते हो। देन यू कैन attract into your life situations, people, thing, और the remaining pieces जो पहले आपके कंट्रोल में नहीं थे, वो धीरे 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 करके आपकी लाइफ, आपको जो चाहिए उसके साथ अलाइन हो सकते हैं। यू बिकम मैग्नेटिक, आई बिलीव सो। इसको लिटरली नहीं समझिएगा, इसको एक क्या कहते हैं, माइंडसेट के रूप में समझिएगा। जो भी माइंडसेट आपको एम्पावर करता हो ना, उसको रख लीजिए। जो आपको वीक या बिल्कुल ही डिप्रेसिव बनाता हो ना, उसको छोड़ दीजिए। तो आपके पास है इतनी शक्ति कि आप काम करके अपनी ऊर्जा को इस स्तर पर लेके आ सकें कि खुदा भी बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन कब होगा? जब आपका कर्म चरम सीमा तक पहुंचेगा। भगवान ऐसे नहीं आ जाते किसी के पास भी, बोलो बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं देने के लिए बैठा हूं। ऐसा नहीं है, कर्म का फल है। एवरीथिंग इज कर्म। सुबह 2 चीजें यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ। जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, और आपने भी बोला कि हम क्या बोल रहे हैं वो भी कर्म है, हम क्या सोच रहे हैं वो भी कर्म है, या हम क्या महसूस कर रहे हैं वो भी कर्म है। मैं जानना चाहता हूँ कि 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ वर्ड्स हमारे जीवन में कितने इंपॉर्टेंट है, पहले शब्दों की क्या इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारे जीवन को ड्राइव कर रहे हैं, और हमारे इमोशंस, हम क्या महसूस कर रहे हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। आपने बहुत ब्यूटीफुल सवाल पूछा है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि दोपहर सरस्वती माँ जिह्वा पे बैठती हैं। मेरा मानना है ऐसा है, 24/7 शी इज रिजाइडिंग देयर। इसका मतलब क्या है? अगेन उसको एनर्जी के वे में समझेंगे, लॉजिकल वे में समझेंगे। हमारे ही ग्रंथों में लिखा है, नाद अधीन जगत सर्वम, मतलब कि एवरीथिंग इज साउंड।
अगर वो एटॉमिक है, वो वाइब्रेट कर रहा है, एनर्जी है, वाइब्रेट कर रही है, देयर इज अ साउंड सिग्नेचर, चाहे आपको सुनाई दे कि ना दे, इट इज साउंड। तभी तो मंत्रों की इतनी पावर है। हर चीज, दिस थिंग एज अ साउंड सिग्नेचर। कभी आपने वो देखा है कोई ओपेरा सिंगर होते हैं या वो ऐसी पिच पे अपनी आवाज लेके जाते हैं, ग्लास टूट जाता है। हाँ। या ब्रिज में ऐसी कोई रेजोनेंस बन जाए, ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। वो साउंड फ्रीक्वेंसी है। या ऐसा किसी ने राग गाया, राग मल्हार की बारिश गिर गई, सो एवरीथिंग इज साउंड बेस्ड। एंड ये साउंड हमारे उसमें हमारे जो आपने वाणी की बात की, उसको वाक बोला जाता है, स्पीच। अलग अलग टाइप की वाक होती है। ये है वही करी वाक, बोलनी, स्पोकन साउंड। फिर मध्यमा, पश्यंती, परवाक, ये विद्याएं हैं। सो मतलब कि जब आपने कुछ सोचा और जितनी जितनी सेटल होती है, आपने माइंड में एक आइडिया आया, आप थॉट की बात, एनर्जी की बात करते हैं, थॉट की आप सोच सकते हैं लैंग्वेज के बिना? नहीं। यू नीड लैंग्वेज टू थिंक। यस, कुछ वर्ड आएगा ना आपके दिमाग में, वो एनर्जी तो है, वो भी स्पीच है। उसकी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जब वो स्पीच आपके मुंह से बाहर आ गई, दैट मीन्स इट इज क्रॉस द इट इज कम आउट ऑफ यू इनटू द मैनिफेस्टेशन। आपका एक इंटरनल वर्ल्ड है, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है। टेक्निकलिटी है सिर्फ, इंटरनल एक्सटर्नल वैसे कुछ नहीं। सो वो आपसे बाहर आई, मतलब इट इज बिकम वे वे मोर पोटेंट, इट इज कमिंग इनटू मैनिफेस्टेशन। सो कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट एम आई थिंकिंग and what am I speaking, they need to be in alignment. It is very very powerful. क्योंकि आप अगर एक तरीके से आप सोच रहे हैं मैं सक्सेसफुल हूँ, बोल रहे हैं आई कांट अफोर्ड इट, सोच रहे हैं आई एम फिट पर्सन, बोल रहे हैं अरे यार मैं सो लेजी, आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, आई हेट वर्किंग आउट, कैसे होगा? चाहे अंदर बोल रहे हैं, दोनों ही स्पीच हैं। अंदर बोल रहे हैं कि आप बाहर बोल रहे हैं, दोनों ही स्पीच हैं। वाक अंदर भी है, बाहर भी है, दोनों को अलाइन करना है आपको। प्लीज रिमेंबर दिस। आप ये समझिए, जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, पहले इट इज स्पोकन, आप उसको लाउडली बोलते हैं, धीरे 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 करके ना वो अंदर चला जाता है, आप मेंटली उसको चांट करना स्टार्ट करते हैं। बाहर वाले से और भी ज्यादा पावरफुल है जो आप अंदर चांट करते हैं। एंड देन द मंत्र स्टार्ट्स वैनिशिंग एंड ओनली द एसेंस ऑफ द मंत्र रिमेन्स। मंत्र साधना में है ऐसा। तो लेकिन वही करी वाक का बहुत बहुत पावर है, क्योंकि एटलीस्ट वो और लाइफ्स को भी टच कर रहा है ना। करेक्ट। सपोजिंग आपको कुछ चीज अचीव करनी है और आप लोगों को के साथ, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है। कलयुग में आपको बोलना ही पड़ेगा। सतयुग में आप सोचेंगे और उनको समझ आ जाएगा। यस, कलयुग में आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में भी जब दो इंसान डीपली कनेक्टेड होते हैं, तो एक इंसान सोचता है और दूसरा इंसान बोल देता है। बहुत बारी मेरे साथ और शिवम के साथ बहुत बारी होता है, और आपके साथ भी होता होगा। सो एंड जब आपकी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हो, सो पॉइंट बीइंग कि आपके अंदर जो वाक है, जो भी स्पीच चल रही है, वाक मतलब स्पीच, उसकी एनर्जी और जो आप बोल रहे हो, ये बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए। व्हाट फॉर? नॉट बिकॉज इट इज जस्ट वेरी इट्स अ गुड वर्च्यू टू हैव। इसका मतलब है one point of life, one goal of life for your manifestation is energy integration. आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, आपकी एनर्जी डिसइंटीग्रेट हो गई। आपको एनर्जी को इंटीग्रेट करना है ताकि वो लेजर शार्प बन सके, नहीं कि डिसिपेट होती रहे 24/7। इसमें वाणी को शुद्ध रखना है, उसमें पावर लानी है, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। Very important. Not again, why honesty was the best policy? ऐसा क्यों बोला गया? Energy integration. क्योंकि आपने सोचा कुछ और, बोला कुछ और, पहुंच रहे थे 12:30, बोल दिया 12 बजे पहुंच रहे हैं, बस अभी पहुंच रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, 10 मिनट के बाद और 10, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। अच्छा, बीच में ट्रैफिक मिल गया, नहीं करना है। नॉट फॉर राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं है, एनर्जी इंटीग्रेशन की बात है। मेरे लिए लॉ ऑफ कर्मा, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज लॉ ऑफ एनर्जीज। वो समझ लीजिए आप, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन नया नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया नहीं है, स्पंद कारिकास,
दिया हुआ है, आप उसका कनेक्शन बना लीजिए और आपको फिर समझ आएगा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कनेक्टेड साइंसेस हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड साइंसेस हैं। सिंपल चीज, आपके चार्ट आपको बताता है कि आपका डिसिप्लिन वीक होगा कि स्ट्रांग होगा। आपका चार्ट बताएगा कि कम्युनिकेशन सही होगी कि नहीं होगी, लेकिन नहीं होगी तो मतलब ये थोड़ी कि आप बदल नहीं सकते। आपको दिखाता है चार्ट आपका, आपको काम किधर करना है। आपका प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, आपको नॉन निगोशिएबली उस पर काम करना है, करना ही पड़ेगा। अगर किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, आप अंदर जाके अगर विजडम जागृत नहीं किए तो पूरा जीवन वेस्ट हो गया, तो परेशानी होगी प्लैनेट से। करना ही पड़ेगा, नॉन निगोशिएबल है तो कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए। सो दे आर ऑल इंटीग्रेटेड साइंसेस। और मेरा लाइफ का पर्पस आई फील इज दिस, कनेक्टिंग द डॉट्स, ताकि पूरी पिक्चर आप इंसान को समझ आ सके। एक ही पर्पस है। अभी पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो हमने एपिसोड किया था उसके शॉर्ट्स आज तक चलते हैं, पीपल आर कनेक्टिंग विद इट, एंड आई शेयर्ड विद यू माय पर्पस इज टू शेयर द करेक्ट पर्सपेक्टिव एंड अ कनेक्टेड पर्सपेक्टिव। अपने आप में तो साइंसेस बहुत ब्यूटीफुल हैं, इनका जो कनेक्शन है, जो मिसिंग लिंक है, वो मेरी इस लाइफ का पर्पस है, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल कीप डूइंग इट। इफ यू लाइक इट प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो। लेकिन थोड़ा गूढ़ सोचना, थोड़ा डीप सोचने की समय आ गया है। वो सुपरफिशियल मैनिफेस्टेशन का समय गया, समय बदल रहा है, समय इज मूविंग टुवर्ड्स धर्म स्थापना। अब देखिए मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, लोग बोलेंगे मेरे को पैसा बताओ, आप कर रहे हो बात धर्म स्थापना की। धर्म स्थापना इज नॉट रिलीजन एट ऑल। आप मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सही मायने में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझते नहीं हो और उनको अपनी लाइफ में बैलेंस्ड वे में उतारते नहीं हो। क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप? जो करेंगे बाद में पछताएंगे। मैनिफेस्ट कर लिया, मुझे $1 बिलियन बस एम्पायर खड़ा करना है, बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। जब मिल गया, आप मानेंगे, रिसेंटली आई वाज जस्ट डूइंग माय कोर्स, उसमें एक पर्सन, वन ऑफ द पर्सन हु वाज अटेंडिंग इट, ही सेड मैम आई हैव एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास, तो व्हाई एम आई फीलिंग एम्प्टी? ये खालीपन क्यों है, मैं क्या करूं? कि पहले तो लगता था कि यार पैसा हो जाएगा तब तो खुशी मिल जाएगी, ये गाड़ी आ जाएगी तब ये हो जाएगा, ये रिश्ता मिल जाएगा तब हो जाएगा। कहते मेरे पास सब कुछ है, गुड फैमिली, ग्रेट वेल्थ, ग्रेट सक्सेस, सब कुछ है, हेल्थ भी अच्छी है, ये खालीपन क्यों है? मोक्ष कहाँ आएगा? धर्म, आपका वाई धर्म है। मैं एस्ट्रोलॉजी को भी इसी पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ। धर्म है आपका वाई, कि आपने जो करना है क्यों करना है। सबसे पहला धर्म कभी सोच के देखा आपने क्या है? आपकी सबसे पहली धर्म मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली क्या है, कहाँ है? परिवार के लिए या अपने लिए? अपने लिए। अपने लिए। आपका सबसे पहला धर्म है ये जो आपको व्हीकल मिला है, इसका ख्याल रखें, इसको सही मायने में चलाना सीखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा न्यूट्रिशन खाएं, दिमाग को ठीक रखें, वर्क ऑन द पावर्स दैट आर बीइंग गिवन टू यू बाय माँ प्रकृति, उस पर काम करें। इस ह्यूमन सिस्टम को सही मायने में, मैं ह्यूमन सिस्टम बोला है, सिर्फ बॉडी नहीं बोला। आपका अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश तो कॉन्सिक्वेंस है सबका। इन सबको इंटीग्रेट करना सीख लीजिए। सबसे पहला धर्म है ये, एंड देन कम्स अर्थ। अभी ये एनर्जी आपने इंटीग्रेट तो कर ली, फिटनेस बॉडी की भी आ गई, माइंड की भी आ गई, किस लिए? इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए नहीं, अर्थ अपनी लाइफ को कंसोलिडेट करने के लिए। परिवार है, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परिवार है, लेकिन खुद धर्म स्थापना करे बिना, अपना वाई क्लियर करे बिना आप अर्थ की तरफ नहीं जा सकते। अर्थ मीन्स स्टेबिलिटी, अर्थ मीन्स आपका जो मटेरियल कंसोलिडेशन ऑफ लाइफ इज अर्थ। जब दैट इज अ मीन्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ धर्म। धर्म को फुलफिल करेगा अर्थ। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फुलफिलमेंट कैसे होगी? पैसा कमाएंगे, अपना घर बनाएंगे, अपनी गाड़ी, आपको कुछ सेविंग्स करेंगे, दैट इज अर्थ। देन आफ्टर धर्म एंड अर्थ विल कम काम, एंजॉयमेंट। आफ्टर ऑल ऑफ दिस एंजॉय भी करना भी बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस
comes moksha. एंड लोग कहेंगे हाँ मतलब कि बिगनिंग ऑफ लाइफ, धर्म एस्टैब्लिश कर लो, उसके बाद अर्थ करो, उसके बाद एंजॉय करो लाइफ को, और उसके बाद 70s में जाएंगे मोक्ष के पास. ऐसा नहीं होता है. हर दिन आप जब सुबह उठते हो आप धर्म एस्टैब्लिश करते हो. कैसे? सही मायने में विजुलाइज करते हो, अपने पे काम करते हो, अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट करते हो कि नहीं करते. फिर आप काम पे जाते हो, अर्थ स्टेबलाइज करते हो. करना चाहिए. नहीं तो कोई इंसान बोलेगा नहीं हफ्ते में 2 बार ही जाएंगे हम काम करने, डिस्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम. एवरीथिंग इज एनर्जी स्टेबलाइजेशन ऑल्सो, एंड देन रीडायरेक्शन. और फिर शाम को घर आते हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, एंजॉय करते हैं, गिव टाइम टू लिटिल बिट ऑफ रिक्रिएशन, एंड देन नाइट कंप्लीट सरेंडर. मोक्ष इज ऑल्सो सरेंडर. मोक्ष वो मोक्ष नहीं है कि जब एक बारी फाइनल एग्जिट. मोक्ष इज योर पीस, इट इज योर सेटिस्फैक्शन. सो एवरी डे इट इज धर्म अर्थ काम मोक्ष. मैं मैनिफेस्टेशन भी इस पर्सपेक्टिव से सिखाती हूँ. यू नीड टू मैनिफेस्ट ऑल, नो? करेक्ट. मोक्ष को तो किसी को चाहिए नहीं. पैन सिर्फ दे दो, सेटिस्फैक्शन बाद में देखी जाएगी. यू विल बी मिजरेबल. आपको पता है कितना स्कैरी होता है लोगों के लिए कि आप महलों में बैठे हो और अंदर से खाली, नॉट इन अ पॉजिटिव वे. अंदर से यू आर फीलिंग एम्प्टी कि यार और कुछ बचा ही नहीं अंदर भरने के लिए. इट इज वेरी वेरी स्कैरी एंड वेरी डिप्रेसिव फॉर पीपल. फिर लोग की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाती है. दे कैन गो टुवर्ड्स व्हाटएवर ड्रग्स और एनी अदर डिसइंटीग्रेशन फॉर लाइफ टाइम ऑफ लाइफ एनर्जीज. सो बहुत जरूरी है कि पहले से ही, एंड आई वुड से जितना जल्दी स्टार्ट कर लें होगा, क्योंकि अभी प्रकृति ज्यादा चांसेस नहीं देगी. ये धर्मयुद्ध ऑलरेडी चल रहा है बाहर, वही धर्मयुद्ध आपके अंदर भी है. कल की बाहर है तो बाहर आपके अंदर भी है. कली बाहर है तो आपके अंदर भी है. ऑल योर नकारात्मक थॉट्स, ऑल नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स, दैट इज व्हाट आई कॉल नेगेटिव. जो आपको रोशनी की ओर नहीं लेके जा रहे, प्रोग्रेस की ओर नहीं लेके जा रहे, दोज थॉट्स हैव टू बी डिस्कार्डेड. दोज आई कॉल कली. Kalki is everything which is getting aligned with your dharma, your why of doing something, your virtuous why. मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, उससे और लोगों का भी भला हो. That has to be established. नहीं करोगे तो और ऑपोजिशन मिलेगी आपको. क्योंकि समय की चाल बदल रही है, समय बदल रहा है. अभी थोड़ा tumultuous टाइम है, थोड़ा बहुत अपहीवल का समय है. That doesn't mean that you move in the opposite direction. और जरूरी होगा अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए, so that you don't go in the opposite direction. भेड़ चाल का समय नहीं है अभी, खुद के लिए सोचना पड़ेगा. That is what I believe. Super, beautifully explained. Thank you so much for doing that. एक यहाँ पर मेरा एक सवाल है. आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया था. आपने सभी प्राणमय कोश, ये सारे आनंद कोश तक आपने बताया था. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और इलाबोरेटिव, थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा लोग समझे कि कैसे ये हमारे जीवन को इम्पैक्ट करते हैं. जो हम अपने जीवन में हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, वहां तक पहुंचने में हम कैसे इन सब चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं. ये सवाल अगर हम समझे ना कि ये सवाल हमें इतना स्ट्रेंज सवाल लग रहा है. हाँ, हमने ये क्यों लगता है इतना, ये प्राणमय कोश, ये सब कोश इतना आउट ऑफ द नॉर्मल क्यों लगता है? क्योंकि हमने बचपन से इसके बारे में सुना नहीं. लेकिन मैं बड़ी सुंदर एक बुक पढ़ रही थी वास्तु पे, इन विच इट इज सेड कि आप तो छोड़िए, आपके घर में भी ये पंचकोश हैं, हर वस्तु में पंचकोश हैं. क्या व्हाट अ विद्या. और ये समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑन द सटलेस्ट ऑफ लेवल्स वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर एनवायरमेंट. तो जैसे आप लास्ट टाइम वी हैड शेयर्ड, आपका सबसे ग्रॉस बॉडी, सबसे जो स्थूल है, वो है आपकी फिजिकल बॉडी, करेक्ट, विच इज योर अन्नमय कोश. फूड बॉडी बोला जाता है, जो खाना पीना खा के आप ये बॉडी बनाते हैं, चाहे फिट हो चाहे अनफिट हो, वो अन्नमय कोश ही है. उससे थोड़ा सूक्ष्म है प्राणमय कोश, विच इज कॉल्ड योर फीलिंग बॉडी. आपकी फीलिंग्स हैं यहाँ पे. अब समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है फीलिंग. क्योंकि जैसे प्राण मूव करेगा, so there are 72,000 nadis, there are your chakras, lots of chakras, उसमें से 7 major chakras are there.
तो जैसे प्राण मूव करेगा, फिजिकल बॉडी भी वैसे ही एक्ट करेगी। बिल्कुल सही। ये कनेक्टिंग फैक्टर है बिटवीन अन्नमय कोश एंड द सटलर एस्पेक्ट विच बिकम्स द मनोमय कोश। ये एक थॉट है, थॉट बॉडी। थॉट बॉडी जब बोले कि आपको एक विचार आया, वो विचार ने आपकी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा की, एक फीलिंग पैदा की। आप फीलिंग को नाम नहीं दे सकते। वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ट्राई किया। हाँ, फीलिंग होगी, देयर इज अ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ आपके मन में। सपोजिंग विचार आया, किसी के मन में विचार आया, जॉब चली गई, तो आपके बॉडी में एक फीलिंग आएगी। उसको सिर्फ डर नहीं बोल सकते, डर तो नाम है, वो माइंड में ही है। फीलिंग क्या है? आपके गट मसल्स टाइट हो गए। हाँ, ये कैसे हो गए अपने आप? आपका गट आपने क्लेंच कर लिया, आपकी चेस्ट मसल्स टाइट हो गए, ब्रीदिंग शैलो हो गई, कैसे हो गई? देयर इज अ फीलिंग, देयर इज एन एनर्जी परवेडिंग इन द बॉडी, दैट इज द प्राणमय कोश। आपकी थॉट, एवरी थॉट विल हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग फीलिंग। इमोशन बोलेंगे तो 50 लाखों नाम निकाल लाएंगे आप, वो उसका मीनिंग रह जाएगा। बहुत सुंदर लाइन कृष्णमूर्ति जी की मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी। द डे यू गिव द नेम ऑफ एन, सपोजिंग किसी ने देखा ये बर्ड है, द डे यू टेल द चाइल्ड दैट इज एन ईगल, द चाइल्ड स्टॉप्स ऑब्जर्विंग द बर्ड। ये क्या है? ईगल है। पहले वो लगा हुआ था, ये क्या है? देयर इज अ बीक, देयर इज समथिंग हियर, देयर इज, wow. द चाइल्ड स्टॉप्स ऑब्जर्विंग। My God, what a deep thing. Wow. तो आपको ऑब्जर्व करना है, मेरी बॉडी में फीलिंग क्या है? फीलिंग्स आर रियल। इमोशन तो आप 50,000, जापान में बैड हेयर कट के लिए भी एक नाम है। वो जो इमोशन आती है उसके लिए भी नाम दे दिया उन्होंने, दिस इज द बैड हेयर कट इमोशन। सो उसमें ऑफ कोर्स वेस्टर्न साइकोलॉजी सेज हर चीज का एक नाम दे दीजिए, नॉमेनक्लेचर है। मेरा मानना ऐसा है, आप फीलिंग पे जाइए, आप भाव पे जाइए। क्या फीलिंग आ रही है? 9 फीलिंग्स। सो आपको डिस्गस्ट की फीलिंग आ रही है, आपको एंगर की फीलिंग आ रही है, रौद्र हो आप जो भी फीलिंग है, श्रृंगार फीलिंग आ रही है, नवरस है ना फीलिंग, या आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है, आपको एनर्जी कहाँ जा रही है, उसको ऑब्जर्व तो कीजिए। डोंट गेट डिसाइडेड बाय द नॉमेनक्लेचर। एंड द क्रेजी पार्ट इज, एंड आप प्लीज ऑब्जर्व, आप लोग सब ट्राई कीजिएगा, द मोमेंट यू ऑब्जर्व द फीलिंग गोज। यू नो व्हाई? क्योंकि स्टोरी निकल गई। हम स्टोरी में फंसे हुए हैं। आपको जॉब चला जाएगा, जॉब चला जाएगा, जॉब चला जाएगा। अरे फीलिंग क्या आ रही है? फीलिंग को देखो, स्टमक टाइट हो रहा है, स्टमक को रिलैक्स कर दो, यू विल नोटिस दैट द थॉट वैनिशेस। ट्राई करके देखिएगा, मैंने ट्राई किया है। ब्रीदिंग चेंज, ब्रीदिंग शैलो हो रही, डीप कर लीजिए, थॉट बदल जाएगा। रेजिस्ट नहीं करेगा वो। सो ये हो गया आपका मनोमय कोश। अगेन, नन ऑफ द कोशेस आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर डीपली इंट्वाइंड, दे आर सेम। आप भी क्या है, सटलर, जैसे वाक का बोला था, ये वही करी, एंड इट गोज सूक्ष्म 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 टिल इट रीच परवाक। स्पीच बिफोर स्पीच हैज इवन ओरिजिनेटेड। क्या बात है यार, व्हाट अ विद्या, व्हाट कल्चर वी कम फ्रॉम। सेम इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। फ्रॉम आनंदमय कोश it comes to Vijnanamay kosh, the sanskars, the patterns, and from there the Manomay kosh. So it's going subtler, grosser till the Annamay kosh, and subtler backwards. Manomay kosh में सारी thoughts हैं आपके, और जो nomenclature emotions का जो नाम दिया हुआ है वो Manomay kosh में है। And then Manomay kosh में भी as you go deeper और subtler, वो फिर transition करता है towards subconscious mind. Subconscious, अभी वो patterns, जो भी हमारे डीप रूटेड संस्कार हैं, जो आप ऑटोमेटिक आपके बिहेवियर्स हैं, वो संस्कार के बेसिस पे ही हैं, बिलीफ पैटर्न्स के बेसिस पे हैं। क्यों आप कोई चीज बिलीव करते हो, किसी चीज को डिसबिलीव करते हो? क्योंकि वो संस्कार बना हुआ है। संस्कार कैसे बनता है? जस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट कर लीजिए, संस्कार बन जाएगा। सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल विज्ञानमय कोश का पार्ट। एंड देन बियॉन्ड दैट तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन इतना कंट्रोल दिया है, ये सारे पीसेस हैं आपके पास कंट्रोल करने के लिए अपनी लाइफ को। लेकिन आपको जानना है कि बताइए क्या आप नहीं कंट्रोल कर सकते? अरे कैसी मानसिकता है? व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इज दैट? एक वॉरियर टाइप का माइंडसेट होना जरूरी है।
टेल मी व्हाट आई कैन डू, व्हाट इज इन माय कंट्रोल, टेल मी आई एम रेडी टू डू इट, रिजल्ट देखी जाएगी, देखेंगे। ऑफ कोर्स पहले धर्म स्थापना करेंगे तभी तो कोई अच्छी चीज मैनिफेस्ट करेंगे ना, नहीं तो क्या सिली डिजायर है। सपोजिंग मैंने पिछले पॉडकास्ट में शायद बोला था कि अगर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, मैंने बोला कि लक्ष्मी कम्स विद लक्ष्य। मैंने बड़ी सुंदर लाइन सुनी थी, लक्ष्मी आती है लक्ष्य से। अभी आपने धर्म एस्टैब्लिश नहीं किया, आपने लक्ष्य बना लिया कि हाँ आई वांट अ मैंशन इन साउथ ऑफ फ्रांस, मुझे एक मैंशन चाहिए साउथ ऑफ फ्रांस में, मेरी यॉट होगी, मेरा प्राइवेट जेट उसमें उतरेगा। ये कैसा विजन है, कैसा है ये आपका वाई है ये? दिस इज नॉट द करेक्ट वाई, नो जजमेंट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वाई दैट लक्ष्मी इज गोइंग टू सपोर्ट। और कोई भी बिलियनेयर का आप अगर हिस्ट्री उठाएंगे, ट्रू बिलियनेयर्स वो ओवरनाइट वाले नहीं, वो राहु का काम है, सैटर्न वाले। सैटर्न इज वेरी धार्मिक। मैं ऐसे ये क्रॉस कनेक्शंस क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग थोड़ा क्रॉस कनेक्शंस में समझें, नहीं तो हम एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत लिमिटेड वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो सैटर्न वाले बिलियनेयर्स जो अपने कर्म अलाइन कर करके काम कर करके वो एक बिलियनर स्टेटस पे आते हैं, उनका वाई कभी मेंशन बनाने नहीं थे, उनका एक विजन था। चाहे वो बिल गेट्स हो, उनका एक विजन होता है, एक ड्रीम होता है, फुलफिल करना होता है, जिसमें लाखों लोग जुड़े होते हैं और लाखों लोग साथ में चल रहे होते हैं उनके। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बनना क्यों ना, प्राइम मिनिस्टर का एक इंसान बनता है, अरे करोड़ों लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर बनता है। सो हैविंग अ विजन दैट इंक्लूड्स द बेटरमेंट ऑफ मेनी लाइव्स। अच्छा, इतना भी नहीं करना है तो किसी को नुकसान ना दे, वैसा कर्म आपको 360 डिग्री हेल्प करेगा। दैट इज माई बिलीफ। 360 डिग्री मैंने क्यों बोला? ऐसा कर्म करिए कि आपका हेल्थ भी बड़ा रहे, पैसा भी रहे, रिश्ते भी रहे और करियर भी अच्छा रहे। ऐसा कर्म करना है। तो वैसी ऊर्जा आपको तब मिलेगी जब आपकी विजन गोज बियॉन्ड यू। कोई ऐसा मुद्दा लीजिए ना कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम सोसाइटी में रिजॉल्व करनी है। देख लीजिए, उबर क्या 4 लोगों के लिए बनी है? नो ना, इट्स मेंट टू रिजॉल्व समथिंग फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो आप 10 लोग लीजिए, 15 लोग लीजिए, बट कीप योर विजन लिटिल बिगर। जो भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, पहले अपना कर्म अलाइन कीजिए, धर्म एस्टैब्लिश कीजिए, अपना वाइस सही कीजिए, so that the result becomes 360 degrees beneficial for you। नहीं तो वो चीज अगर मैनिफेस्ट हो भी गई, आगे चल के आपको तकलीफ देगी, आप बोलेंगे अरे क्या मैनिफेस्ट कर लिया मैंने। बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देती हूँ इसमें। मैं F1 शो है, F1 शो है नेटफ्लिक्स पे, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो गो कार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उनका विजन होता है, ड्रीम होता है कभी F1 ड्राइवर बनने का। तो बचपन से वो गो कार्टिंग कर रहे हैं एंड सडनली 17-18 में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है F1 ड्राइवर बनने की, फॉर्मूला 1 रेसिंग में ड्राइवर बनने की। एंड वहां पहुंच के कहते हैं यार ये तो ऐसा नहीं था जैसे मैंने इमेजिन किया था, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, माय गॉड इसको जीना कैसे है। तो ऐसा आपकी इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी ऐसे होनी चाहिए कि वो कैपेसिटेट कर सके जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत वापस मैं अभी ना मैंने शैलो में स्विमिंग करना छोड़ दिया अभी मेरी बात डीप ही जाएगी। आपने मैनिफेस्ट कर लिया 15 माली की बिल्डिंग, फाउंडेशन आपने डिग नहीं करी, कितनी टिकेगी? 15 माली की वैसे तो बनेगी नहीं 15 माली की बिल्डिंग, वो 2 दिन में ढह जाएगी और आप के ऊपर ही गिरेगी। तो पहले तो आपको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी ना। तो आ नर्वस सिस्टम, हमारी एनर्जी किसकी जो फाउंडेशंस हैं वो आपको डिग करने पड़ेंगे, आपको रिजिलियंट बनना पड़ेगा। बहुत चीजें हैं जो आपको पहले एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आपकी जड़ डीप नहीं होगी आपकी बिल्डिंग राइज नहीं करेगी, एक पॉइंट के बाद जाके वो गिर जाएगी। तो जितनी बड़ी ड्रीम उतनी डीप फाउंडेशन। जब फाउंडेशन की बात आती है, इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। यू हैव टू स्विम नॉट इन शैलो वाटर्स, यू हैव टू गो डीपर, मच डीपर। एंड जब डीप जाएंगे ना आप आएंगे स्पिरिचुअलिटी पे। कैन यू इमेजिन, हमने स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी मटेरियल फुलफिलमेंट से अलग समझा है। नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं कर सकते आप। विदाउट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आप धर्म स्थापना कैसे करेंगे?
आपका वाई क्लियर कैसे करेंगे? अगर आप कर्म सिद्धांत में नहीं मानते, अगर आप नहीं मानते कि प्रीवियस लाइफ थी, नेक्स्ट लाइफ होगी, तो आपको सब कुछ कर लो यार, एक ही लाइफ है। फिर तो बस खुशियां ही खुशियां हैं, नहीं चलेगा ना। तो आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। और क्रेजी बात बताऊं, हाँ, कि जितना आप स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ जाते हैं उसको कंसोलिडेट, स्पिरिचुअल फाउंडेशन का मतलब क्या है? जितना आप एक स्पिरिचुअल लेंस से अपनी लाइफ को देखते हैं, आप समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेंस से कितना इकट्ठा करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कि डायमंड्स खाएंगे क्या? प्रॉब्लम देगा ना कि डायमंड कितने इकट्ठे कर लेंगे, कितनी गाड़ियां, 100 गाड़ियां। मैंने देखा है लोगों के पास 100 गाड़ियां भी हैं, रोज एक में बैठेंगे, फेयर इनफ, नो जजमेंट, फेयर इनफ, लेकिन उसका फाउंडेशन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ कि मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए, हेल्प करता है आपको डिफाइन करने के लिए, मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए। व्हाई नॉट ड्रीम बट हैव अ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। कुछ लेके जा नहीं सकते, इतना ही समय है इस लाइफ के लिए, fulfill your desires, fulfill your dreams, don't get attached to it, straightforward. That is going to do what for you, and all of this I teach. वो आपके अंदर से ना एक कमी की फीलिंग, एक डर की फीलिंग निकाल देता है। जब आप स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, आपके अंदर एक रिचनेस नेचुरली पैदा होती है, आपको समझ आता है कि क्या ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ। सिर्फ लाइफ में क्या किया वो बाद में आएगा, पहले लाइफ लेना ही बहुत बड़ी देन है। आप तो नहीं लेके आए, आपकी क्रिएशन नहीं है, ना ही मेरी है, गिफ्ट मिली है, उसको यूज करना, उसको रिस्पेक्ट करना आपको धर्म स्थापना में हेल्प करता है। रिस्पेक्टिंग द लाइफ, अंडरस्टैंडिंग कि मेरा पास जो भी कर्म कर रही हूँ, चाहे इस लाइफ में भुगतो कि नहीं, नेक्स्ट लाइफ में मेरे को देखना पड़ेगा, तो अभी से सुधार लीजिए। आपका वाई क्लियर करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेक्ट। यस, चाहे मैंने अभी लोगों का, किसी ने देखा नहीं, मैंने चोरी कर ली, देखा नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं पकड़ा ही नहीं गया, मैंने करोड़ों रुपए चुरा लिए, लेकिन लूप होल मिल गया मेरे को, मैं निकल गया। लीगल सिस्टम से तो निकल गए, लेकिन उस लीगल सिस्टम से आप कैसे निकलेंगे? पुश्तें भरेंगी। फैक्ट ऑफ मैटर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर एनीबॉडी, बट ये लॉ है, जहां पे आपका कर्म खराब हुआ, लीगल सिस्टम अगर बाईपास किसी लूप होल से आप निकल भी गए, तो वेट फॉर शनि महादशा, दैया, 7.5, फिर आप डरोगे, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ये क्या हो गया? तो दैट इज हाउ आई वॉन्ट पीपल टू गेट अलाइंड, नॉट फ्रॉम फियर। अरे आप ही का कर्म है जो सामने आ रहा है, आपकी इतनी खराब लाइफस्टाइल थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था। शनि देव का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। ट्रिमेंडस डिसिप्लिन, ट्रिमेंडस रेजिलियंस, ट्रिमेंडस ह्यूमिलिटी। आप हो एरोगेंट बंदे, हाँ, तो आएगी दैया तो फिर तोड़ेगी आपकी ईगो, पहले से ही हम्बल हो जाइए। ये नहीं कि कल दैया चालू हो रही है या 7.5 हो रही है, चलो 2 दिन पहले, अरे ऐसा नहीं है। 24/7 हाउ वी प्रोसेस लाइफ इज गेटिंग रिकॉर्डेड वेयर? इन योर ओन डीएनए। कर्म आपका कहाँ है? आप ही के डीएनए के अंदर है। चाहे साइंस उसको लाखों साल बाद, हजारों साल, अभी बहुत फास्ट हो गई है, तो मे भी कुछ सालों में फिगर आउट कर भी ले, शायद, आई डोंट नो, लेकिन आप ही के अंदर इनकोड हो रहा है वो, कोई बाहर नहीं बैठे हैं जज, करेक्ट, आप ही के अंदर है शनिदेव। कहाँ भाग के जाओगे? सुना आपने कभी शनिदेव की मंदिर जाओ ना, तो उनके सामने मत खड़े हो, थोड़ा कोई दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए उनकी, अरे आप ही के अंदर है, कहाँ भाग के जाओगे? सो ये मानसिकता से ना मुझे लोगों को निकालना है, ओनली टू एम्पावर देम। मैं बोल रही हूँ कि आप डरोगे क्यों? वो प्लैनेट आपकी ऊर्जा आपके अंदर, एंड दैट प्लैनेट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकम can help you, depending on your karma, help you become a billionaire. Why? पूछिए। क्यों? Why? Why? क्योंकि जो प्रिंसिपल्स मैनिफेस्टेशन के हैं, मैं नहीं बोल रही ओनली सैटर्न, बट ही इज माई फेवरेट। एंड वाई? ह्यूमिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ईगो नहीं रख सकते आप मैनिफेस्ट करते समय, नहीं तो आगे जाके बहुत पड़ेगी, क्रैश करेंगे। फिर उसका भी कारण है। देन हार्ड वर्क,
आपको कर्म करने की क्षमता सैटर्न बोलते हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो एंड दैट एंड एवरीथिंग लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज द लॉ ऑफ कर्म। आप अपने कर्म को अलाइन करते हो डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली अलाइन करते हो, यानी 2 दिन किया 10 दिन किया। डिसिप्लिन विल पावर इज मार्स, डिसिप्लिन इज सैटर्न। कंसिस्टेंट एफर्ट, बोरिंग कंसिस्टेंट डिसिप्लिन करते जा रहे हो, पड़ी नहीं है। कर्मयोगी बन गए, कर्म करते करते ना कर्मयोगी बन गए। सैटर्न इज कर्मयोगी। कर्म करो, फॉरगेट द रेस्ट, आई डोंट केयर, लीव द रेस्ट टू मी, डू योर कर्मा। भगवान कृष्ण ने बोला था कर्म करो, बाकी लीव द रेस्ट टू मी। सो कर्म करते जा रहे हो, दिस कैन हैपन व्हेन योर सैटर्न इज स्ट्रांग। डिसिप्लिन एंड देन डिसिप्लिन इज नथिंग बट कंसिस्टेंट कर्मा। देन पेशेंस, धैर्य इज सैटर्न। क्यों बोलते ना शनै द स्लोएस्ट प्लैनेट, स्लोएस्ट। तो आपको पेशेंस लाने में, विदाउट पेशेंस देयर इज नो मैनिफेस्टेशन, नो मैनिफेस्टेशन व्हाटसोएवर। प्रकृति में, वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम, प्रकृति में इंस्टेंट कुछ भी नहीं है। इंस्टेंट तो मैगी भी नहीं है, सो कॉफी भी नहीं है इंस्टेंट, तो उसमें भी समय लगता है। तो पेशेंस का स्किल अपने अंदर डेवलप करने में शनिदेव आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके अंदर की एनर्जी। एंड देन क्या लगता है और क्या होगा? रेजिलियंस, फेल होने की क्षमता और फिर उठने की क्षमता। सैटर्न गिर गए ना, खड़े हो जाओ। ही इज टफ, ही इज अ कोल्ड प्लैनेट, टफ, नो इमोशंस। गिर गए, घुटने साफ करो, खड़े हो जाओ, चलो दौड़ो, फिर गिरोगे फिर उठो दौड़ो, फिर गिरोगे फिर उठो दौड़ो। We have to learn, even we have to learn how to pivot really fast today. आप सोच के देखिए, in today's day and age कितने जॉब्स जा रहे हैं। Correct. And if our mind does not have the ability to pivot मतलब कि एक जगह फेल हो गए, फिर आपको थोड़ा समय लगेगा अपनी एनर्जीज को रीग्रुप करने के लिए और दूसरी जगह उसको रीडायरेक्ट करने के लिए। ये एबिलिटी आपको 9 के 9 ग्रह देंगे, सिर्फ सैटर्न नहीं देंगे। सो एवरी सिंगल, अभी तो हम सैटर्न शनिदेव की बात कर रहे हैं, बट एवरी सिंगल प्लैनेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कॉन्फिडेंस कौन देगा कि मैं कर, सैटर्न इज नॉट गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस, सैटर्न इज डिसिप्लिन। कॉन्फिडेंस कौन देगा कि आई कैन डू इट? सूर्य। लेकिन वही सूर्य की एनर्जी अगर हो गई ज्यादा, बन गई ईगो। कोई भी प्लैनेट की एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो बन जाएगी ईगो, वो बन जाएगी नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू। एनी प्लैनेट, इवन जुपिटर्स एनर्जी टू मच, मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट जुपिटर। और मैं कुछ ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस में नहीं मानती, हर एक प्लैनेट का एक रोल है टू प्ले। आप ही के अंदर की प्रोबेबिलिटीज है। तो सन आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये तो थॉट है ना कि यस आई कैन डू दिस। उसके बाद कदम किसकी एनर्जी से उठाएंगे आप? मार्स, एक्शन टेकिंग एबिलिटी। स्ट्रॉन्ग मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। मैलेफिक कहते हैं मार्स को। मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सच अ ब्यूटिफुल विद्या। लेकिन आज के जमाने में थिंक एवरी प्लैनेट टेक देम इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। मार्स की एनर्जी ज्यादा होगी, झगड़े करते बैठेंगे, सारी कॉन्फ्लिक्ट का कारण मार्स ही तो है। लेकिन अगर आपने वो एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, ऊर्जा को मैनेज कर लिया, तो प्रोडक्टिव नहीं हुई वो एनर्जी। डिस्ट्रप्टिव एनर्जी इज डिस्ट्रक्टिव, एंड एकाग्र, प्रोग्राम्ड, वेल प्रोग्राम्ड एनर्जी इज गोइंग टू टेक यू टू मार्स, एक्चुअली टू मार्स। और इसके बाद काम कैसे करेंगे? आपका नॉलेज, इंटेलेक्ट। आप मानते हैं मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी, आपने पहले बोला मर्क्यूरी का रंग है। मर्क्यूरी इज योर कॉन्शियस माइंड। व्हाई इज मर्क्यूरी सो इम्पोर्टेंट? योर कॉन्शियस माइंड। सारी मैनिफेस्टेशन में मर्क्यूरी क्यों जरूरी है? इट्स योर कॉन्शियस माइंड। माइंड का तो खेल है। योर इंटेलेक्ट इज मर्क्यूरी। आपके सोचने की क्षमता, आपकी एनालिसिस इज मर्क्यूरी। तभी बिजनेस में मर्क्यूरी को बहुत अच्छा माना जाता है। और कौन से प्लैनेट है? मर्क्यूरी हो गया कॉन्शियस माइंड, मून हो गया सबकॉन्शियस माइंड। मून को आपको काबू में लाना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी ऑफ कैश बोला जाता है। आई कॉल इट लिक्विडिटी ऑफ एवरीथिंग। मून को माइंड, क्योंकि आपका माइंड है ना, माइंड इज एवरीथिंग। एवरीथिंग जो आपको बाहर दिखता है वो एक्चुअली आपके माइंड के अंदर है। वो और फिर डीप चला जाएगा, लेट मी कीप यू टिल पेयर ओनली। सो मून बिकम्स
नॉन नेगोशिएबल फॉर यू टू बी एबल टू मैनेज. सबकॉन्शियस. मून तक पहुंचेंगे कैसे? थ्रू कॉन्शियस माइंड. ये हो गया मून. वीनस, सारी आपकी जो रिश्तों की डिजायर्स हैं, लग्जरी की डिजायर्स हैं, वो हो गया वीनस. सारी डिजायर्स ही आपकी वीनस से आ रही हैं. नॉट सारी डिजायर्स बट द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, द काम. जैसे बोलते हैं धर्म के कुछ प्लैनेट्स हैं, अर्थ को कुछ प्लैनेट सपोर्ट करते हैं. काम, वीनस इज एंजॉयमेंट, सॉफ्टनेस बहुत जरूरी है. लेकिन अब लोग बोले बेस्ट सिर्फ वीनस दे दो, 24 नंबर दे दो, सिर्फ वीनस दे दो, नहीं होगा. नहीं. इसका मतलब ये हो गया कि मैम सिर्फ आप ना मेरे को किडनी दे दो, दिल मत दो, लिवर मत दो, लंग्स मत दो, सिर्फ किडनी से काम चला लेंगे. होगा क्या? नहीं. आप ही के अंग हैं हाइपोथेटिकली. फिर आएंगे जुपिटर. जुपिटर हो गई इंटेलेक्ट, हो गए मर्क्यूरी. जुपिटर हो गया आपका विवेक, विजडम. मर्क्यूरी क्या थे? और जुपिटर इज द फर्स्ट फादर. हाँ, उनके वाइफ के ही बेटे हैं थ्रू चंद्रमा. क्या इंटरेस्टिंग कनेक्शन है. चंद्रमा सन इज मर्क्यूरी फ्रॉम जुपिटर्स वाइफ. ये समझाने के लिए बताया गया होगा शायद कुछ. तो जो आपको विवेक है, इंटेलेक्ट बोलेगा कर लो, एनालिसिस बोलेगा ये प्रॉफिट की बात है कर लीजिए. जुपिटर बोलेगा वेट, सबका भला हो रहा है इसमें, हाँ, धर्म स्थापना हो रही है इसमें, तब करेंगे. सो इट इज अ विवेक बुद्धि. बुद्धि मर्क्यूरी, विवेक बुद्धि जुपिटर. एंड लोग बोलते हैं ना कि आपकी कुंडली में अगर जुपिटर स्ट्रांग हो तो सब झेल लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास विजडम है तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगे. जो होगा सो होगा, कुछ भी करके अपना कर्म अप्लाई करके आप निकल आओगे. करेक्ट. एंड देन कम्स सैटर्न, शनिदेव. उनके बारे में तो बोल ही दिया. आप बोल दीजिए अरे दो द बिगेस्ट वंस, राहु केतु, वो तो प्लैनेट ही नहीं है, वो तो आपके नोड्स हैं ऑफ द मून. मून क्या है? माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. तो आपकी डिजायर, आपकी ऑब्सेशन, आपकी एडिक्शन सिग्निफाइड बाय राहु, अनकंट्रोल्ड. व्हेन इट इज अनकंट्रोल्ड. आपकी मोटिवेशन राहु, आपकी एक्सपेंशन, आपकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग राहु. केतु फकीर, स्पिरिचुअलिटी. डोपामिन राहु, केतु सेरोटोनिन. इस पर्सपेक्टिव में एस्ट्रोलॉजी को समझना एज योर ओन एट्रीब्यूट्स. आप सिर्फ राहु के सहारे, राहु बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, बट द स्केरी पार्ट इज लोग सिर्फ राहु को ही पीछे पड़े हैं. वीनस एंड राहु ये दोनों दे दो बस, बाकी जैसे कुछ नहीं होने वाला. ऐसा नहीं होगा. ओवरनाइट सक्सेस राहु, लेकिन वो कंसोलिडेट कैसे करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट. केतु के बिना, फकीरी के बिना, मोक्ष के बिना, सैटिस्फैक्शन के बिना. केतु इज अ सैटिस्फैक्शन. इफ राहु इज अ मोटिवेशन, केतु इज अ सैटिस्फैक्शन. आपके चार्ट में ठीक ऑपोजिट बैठते हैं. यस, सोच के देखिए, आपके माइंड के दो एक्सिस ऑपोजिट बैठते हैं. एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा. ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा. तो मोटिवेशन ऊपर जाएगी तो सैटिस्फैक्शन नीचे आएगी. करेक्ट? नहीं तो आपको ड्राइव कैसे मिलेगी कुछ करने की? पहले से ही आप सेटिस्फाइड हो. और जब सैटिस्फैक्शन ऊपर जाएगी तो मोटिवेशन नीचे आएगी. अच्छा, बहुत अच्छा, क्या सुंदर दिखा. लुक हाउ लॉजिकल आर ऋषिज वर. ऋषि पराशर, प्रणाम. लेकिन उसको ये कॉन्टेक्स्ट में समझना, आई फील ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का. एंड दिस इज व्हाट आई टीच इन फंक्शनल एस्ट्रोलॉजी. मैंने कोई नई एस्ट्रोलॉजी क्रिएट नहीं की है. मैंने एक लेंस उस पे लगा के देखा है कि फंडामेंटली इतनी गूढ़ विद्या है कि 7 जन्म भी लग जाएंगे, उसको आप डेप्थ में समझ नहीं पाएंगे. लेकिन आज अगर उसको मुझे अपने लिए यूज करना है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लेंस. सी द प्लैनेट्स एज योर ओन पोटेंशियल्स. और वो एनर्जी को अपने अंदर सुधारना स्टार्ट कर दीजिए, रीइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए. कहाँ से स्टार्ट करना है आपका चार्ट आपको खुद बताता है. एंड देन यू नो ऑल ऑफ देम यू नीड फॉर मैनिफेस्टेशन. मैंने आपको बोला जितनी मोटिवेशन जरूरी है मैनिफेस्टेशन में, उतनी सैटिस्फैक्शन जरूरी है. मतलब राहु केतु. मैंने कहा हार्ड वर्क तो नॉन नेगोशिएबल है, पेशेंस भी जरूरी है, वो सैटर्न हो गए. विजडम, धर्म स्थापना के लिए विजडम, जुपिटर जरूरी है. कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, नॉलेज, मर्क्यूरी जरूरी है. सन, कॉन्फिडेंस जरूरी है. मार्स, एक्शन टेकिंग एबिलिटी जरूरी है. वीनस, कुछ
एंजॉय करना तो बहुत जरूरी है। यस, हो गया है आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। तो उस एंगल से जब आप समझते हो विदाउट फियर, डर के उससे नहीं, तब आप सही मायने में इन विद्याओं का मतलब समझेंगे और टाइम को ऑप्टिमली यूज कैसे करना है, ये समय किस चीज के लिए मोस्ट प्रोडक्टिव है, कौन सा आपकी लाइफ का डोमेन अभी फोरग्राउंड में है, वो आपकी दशा महादशा बताएगी, अंतरदशा बताएगी। जानने में क्या प्रॉब्लम है, एक डायग्नोस्टिक टूल है एस्ट्रोलॉजी, डिटर्मिनिस्टिक नहीं, डायग्नोस्टिक टूल है। समझ लीजिए काम कहाँ करना है, फोकट में कुछ नहीं मिलेगा, बस ये राजयोग है मेरी कुंडली में मिल जाएगा। अरे काम तो फिर भी आप ही को करना पड़ेगा, ऊपर से कुछ नहीं बरसेगा। So this is my approach to manifestation and astrology. Wow, super. I think it is beautiful and the way you have expressed it, मतलब I think it is so easy to understand. वरना कई बार हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाते और हमें लगता है इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, लेकिन आप समझिए कि वो भी एक जर्नी है ना। हाँ, ओवरनाइट तो आएगी। हाँ। आपको एस्ट्रोलॉजी को की साधना, तब मैंने को साधना बोला है। एस्ट्रोलॉजी की साधना, ज्योतिष की साधना करने के लिए आपको ये सारे प्लैनेट्स की एनर्जी लगती है। सबसे ज्यादा लगती है शनि देव की, बिकॉज पेशेंस देते हैं। नहीं तो लोग बहुत ओवरवेल्म हो जाएंगे, अरे राशि देखें, हाउस देखें, प्लैनेट देखें, दशा देखें, उसके बाद फिर कृष्णमूर्ति पद्धति है, भृगुनंदी नाड़ी है, लेकिन इतनी ब्यूटिफुली अलाइंड ये विद्याएं हैं। लेकिन मेरा जो लेंस है, जिस लेंस से मुझे इसको देखना है और एक एक्सप्रेशन देना है, दैट इज नॉट फियर एंड प्रेडिक्शन। मैं प्रेडिक्शन, मेरे को नहीं जाना प्रेडिक्शन में। क्या एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के लिए बनी है? ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, जरूर। इतने धुरंधर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, रहे हैं, अभी भी होंगे, लेकिन मुझे सेल्फ एम्पावरमेंट पे काम करना। क्रिएशन, ग्रेट। व्हाट कैन आई डू? टेल मी व्हाट आई कैन डू। दिस इज स्ट्रॉन्ग मार्स, करेक्ट। एरीज मार्स, टफ मार्स, लेकिन वही मार्स आपको इश्यूज देगा अगर आपको अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना नहीं आता। सुपर, सुपर, नाइस। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बट ओनली नॉट टू ब्रेक द फ्लो, क्योंकि इसका पर्पस है एक। आपको पता है जो आपने बोला है, आपने कहा किसी और को मदद करना। आपको जब आप बोलते हो ना ऐसा, तो मुझे फील होता है कि इट इज ट्रू, इट्स नॉट अ फेक स्टेटमेंट यू आर मेकिंग। ये आपकी एनर्जी इंटीग्रेशन बताती है कि आप जेन्युइनली यू फील दैट कि मुझे जो भी करना है, मेरे को चाहिए कि किसी और का भी भला हो उससे। आप शराब की फैक्ट्री नहीं लगाओगे, लगा सकते हो, पॉसिबल है। मैं बोलूं आपको 100 करोड़ दे देती हूँ, मैं 1000 करोड़ लगा लो, नहीं, एग्जैक्टली, करेक्ट। सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, आपकी एनर्जी ऐसी इंटीग्रेटेड है कि आप एट व्हाटएवर कॉस्ट पैसा नहीं कमाना चाहते। यू विल वे योर प्रोज एंड कॉन्स। नहीं, ये मेरे धर्म के अनुसार है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बेनिफिटिंग पीपल, वो जो आपको दुआ मिलती है, आपने उसको काउंट नहीं किया है, क्योंकि आपको वो टेंजिबली दिखती नहीं है। आपने चाहे कोर्स में सिखाया, आपने इंटरेक्शन किया, उन्होंने पेमेंट भी करी आपको, फेयर इनफ, लेकिन जो वो दुआ मिलती है ना, इट इज एनर्जी। जब आपकी क्लास में कोई बैठता है और उनके आंसू निकलते हैं ना आपके लिए कि थैंक यू, आपने मेरी जीवन सुधार दिया, मेरी लाइफ बदल गई, यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट, सर, आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। उस टाइम जो भी आपको इमोशन फील होता है, दैट इज वन थिंग, बट दैट पुण्याई इज अ ग्रेट बैंक बैलेंस, ग्रेट बैंक बैलेंस इन योर फेवर। नॉट दैट यू आर डूइंग इट फॉर दैट पुण्याई, करेक्ट, आप कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे सही लगता है, यस, लेकिन दैट इज अ ट्रेमेंडस बोनस एंड दैट एनर्जी हेल्प्स यू राइज, करेक्ट। हमें तो ये लगता है मैम, हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं शायद इसी वजह से कर पा रहे हैं, वरना हमारी क्षमता इतनी है ही नहीं। जो लोगों की ब्लेसिंग्स मिली हैं, आई थिंक इट इज ऑल भगवान की कृपा है और लोगों की जो दुआएं मिल रही हैं, और आपका कर्म है। सो कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात हुई, तो बात हो रही थी जब मेरा घर जल गया था, जैसे आपको कैसे लगा कि आप हवन हो रहा है वो। आई सेड, जब भी मैंने सक्सेस को नहीं बोला कि मैं सक्सेस मिलती है तो बोलती हूँ हरी इच्छा। जब फेलियर होता है, जो भी होती है, मैं बोलती हूँ हरी इच्छा। देन आई सेड वेट, सक्सेस मिलती है हरी इच्छा मेरे लिए, फेलियर हुआ मेरा कर्म है, दोनों कर्म, दोनों ही कर्म है। दूसरा, मैंने फेलियर में क्यों बोला मेरा कर्म, सक्सेस में क्यों बोला हरी इच्छा, इट्स अ ग्रेस। ईगो नहीं बढ़नी चाहिए,
लेकिन है दोनों कर्म, वाह वाह, दोनों ही कर्म। वाह, तो ये नहीं हरी इच्छा, भगवान को थोड़ी मुझसे कुछ बैर है बदला ले रहे। या कोई फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, ऐसा भी नहीं है, नॉट एट ऑल, नो फेवरेटिज्म। So that was the point. Okay, हाँ, super nice. मैम अभी ना कुछ बहुत सारे ना मिथ हैं लोगों को, और लोग उस मिथ के अनुसार अपने जीवन को नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, जिसके कारण डेफिनेटली आपके उस फेज में आप रहोगे तो आप अच्छा करने की कोशिश भी नहीं करते कि ये तो वक्त ही खराब है यार, मैं अच्छा क्या मैनिफेस्ट करूँ जी, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो गया नहीं, मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। जैसे इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे शनि की महादशा जब होती है तो लोग कहते हैं भैया शनि की महादशा है तो अब तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर लो कुछ होगा ही नहीं। अब ये क्या ये सच है या सच में मिथ है? मिथ नहीं है। शनि की कोई भी दशा हो उसमें दोनों चीजें होंगी। ओके, स्ट्रगल भी होगा और फल भी मिलेगा। सो जो भी चीजें आपने, और सिंपल रूल आप लाइफ का समझ लीजिए, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो फल। ओके, कोई भी जिम गए हैं आप? हाँ जी, हाँ, किसी ने बॉडी बनाई है, मसल्स बनाए हैं, क्या बैठे बैठे जिम के एंटर करते ही बन जाती है क्या बॉडी? नहीं, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं ना, आप वेट्स उठाते हैं, आप रनिंग करते हैं, यू आर पुटिंग इन स्ट्रगल, एफर्ट, कर्मा, यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन अ सर्टेन वे, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वो फिजिकल फिटनेस में वो बेनिफिट जाके मिलता है। तो स्ट्रगल भी शनि है और रिजल्ट भी शनि दोनों हैं, क्योंकि स्ट्रगल के बिना रिजल्ट है ही नहीं। सो एनीबडी हु इज स्कैर्ड ऑफ शनि महादशा, साढ़े सती और दैया, अपना कर्म पहले से ही सुधार लीजिए। कर्म अब अगर आपका कर्म अलाइन नहीं है, मतलब कि आप में ना डिसिप्लिन है, ना ह्यूमिलिटी है, ना आप हार्ड वर्किंग हो, तो फिर ये सब आपको बहुत तकलीफ देंगे, क्योंकि ये आ रही हैं आपका वो एफर्ट डलवाने के लिए। ओके, this tide is turning. The time is turning because at this time you're supposed to be working. You work, you put your head down and you work. And you work. Forget the results. मैं ये नहीं बोल रही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लोग 67 में, बिलियनर बनते हैं लोग 67 में, लेकिन ऐसे नहीं कि शनिदेव हैज नो फेवरेट्स। No favorites, no favoritism. I told you it's a cold planet. लेकिन उनका कर्म ऐसा किया है, थ्रू आउट द लाइफ किया है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम्स किया है, एंड देन शनि की दशा आई और वो फलित हो गया। आई मीन दैया, मेरी बुक रिलीज हो गई। बहुत सी किताब है। थैंक यू आपकी भी वेरी ब्यूटीफुल। सेम अराउंड सेम टाइम दोनों की बुक रिलीज हुई है, तो दैया में हुई है। सो it is all about, and it goes right back to Amit, understanding your life through this connected perspective. आपका कर्म अगर शुरू से ही अलाइंड है, आप शुरू से ही डिसिप्लिन्ड हो, आप हम्बल हो, आप पेशेंट हो, और आप एक कर्मयोगी हो। कर्मयोगी का मतलब क्या है? कर्म करते जाइए, forget the results। और मैं कर्मयोगी बनना कैसे वो भी सिखाती हूँ, कि अपने कर्म से ही अपनी वैलिडेशन अटैच कर दीजिए। सिर्फ प्रोग्रामिंग है। अभी आपकी वैलिडेशन किस चीज से अटैच्ड है? एंड रिजल्ट से। जब वो मिलेगा तब खुशी मिलेगी, तब अच्छे। और खुशी का और आपकी वैलिडेशन का दोनों का ही एंड रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं। वो सिर्फ अटैचमेंट, ऐसा प्रोग्राम बैठा हुआ है। तो आई एम सेइंग एक बेनिफिशियल प्रोग्राम डाल दीजिए। सो आई फील हैप्पी व्हेन आई डू माय कर्मा। ऐसे मैंने वायरिंग कर दी। आज के लिए मैंने डिसाइड किया था आई एम गोना डू दिस, वेल डन वृंदा। वैलिडेशन भी मैंने दे दी, हैप्पीनेस भी खुद ही जनरेट कर ली। आई टीच पीपल हाउ टू डू बोथ ऑफ दीज। और आप ये शिद्दत से कर रहे हो, आपको वैलिडेशन की पड़ी नहीं है, लेकिन आप अपने कर्म को एक लिटरली पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग द वर्क। योर साढ़े सती, योर दैया, योर शनि महादशा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, एंड उसमें आपको फल भी मिल जाएंगे। नहीं भी मिले तो प्रॉब्लम क्या है? और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो बिना फलित हुए निकल जाए, पॉसिबल नहीं है। वो एनर्जी है, वो राइप करेगी, उसका फ्रूट आएगा। शनि को समय का कारक भी बोला गया है। इन व्हाट विच पर्सपेक्टिव? टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। कर्म फल दाता है सैटर्न, इतना तो बोला गया है। इससे ज्यादा और लॉजिकल क्या होगा? हम पूरे
पॉडकास्ट में हमने कर्म सिद्धांत की बात की, हमने बोला कर्म फल दाता है सैटर्न, तो अपनी दशा में वो आपको फल देंगे कि आपको डंडे मारेंगे? अगर अलाइनमेंट में नहीं हो तो डंडे मारेंगे, और अगर ड्यूरिंग द दशा ऑल्सो हिलते डुलते चले गए तो भी डंडे, थोड़े डंडे मिलेंगे, थोड़े रिजल्ट, थोड़े डंडे, थोड़े रिजल्ट. लेकिन थिंक अबाउट इट, यू डोंट परसीव द डंडास एज डंडास. आप स्ट्रगल को एक पेनफुल एक्सपीरियंस के जैसा देखना क्या आप छोड़ सकते हो ट्रेनिंग के बाद? हाँ बिल्कुल, आई थिंक हो सकता है. यस ऑफ कोर्स, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि स्ट्रगल बाहर नहीं है. स्ट्रगल बाहर एक इवेंट हो रहा है, लोग उससे नहीं परेशान हैं. लोग वो इवेंट जब अपने माइंड में प्ले करते हैं, लोग उससे परेशान. उसकी डेफिनेशन दे क्या वो है सफरिंग. करेक्ट. वाह वाह. बिजनेस में लॉस हो गया, हाँ, सब कुछ है उनके पास, अभी भी घर है, अभी भी सब कुछ है, लेकिन जब वो स्टोरी अपने माइंड में बार बार प्ले करेंगे, क्योंकि सैटर्न तो ईगो को तोड़ेंगे. इट्स नॉट एन ईगोटिस्टिकल प्लैनेट एट ऑल. और बार बार जब वो अपने माइंड में रिप्ले करेंगे, लॉस हो गया, देखो लोगों क्या इंप्रेशन पड़ा होगा, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये हो गया. उनकी सफरिंग ये है. सफरिंग इज कि उस बाहर का इवेंट नहीं है, सफरिंग इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी. और आपने अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज करना सीख लिया, मीनिंग एक्सेप्टेंस. अच्छा ये हुआ, मेरे ही कर्म का फल है, ओके नाउ व्हाट कैन आई डू, हाउ डू आई री इंटीग्रेट माई एनर्जीज. नहीं तो ये कोसते रहेंगे, अरे सैटर्न की ये 7.5 चल रही है, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा. हो गया तो सिंपल एग्जाम्पल आई गिव यू, नाम नहीं लेती. आई टोल्ड समबडी कि सैटर्न महादशा, आई कैन सी इट एंड आई कैन सी कि कहाँ पे दृष्टि जा रही है, तो फूड रिलेटेड सेकंड हाउस पे दृष्टि जा रही है, एस्पेक्ट जा रहा है. सिंपल एडवाइस क्या है, मैंने नहीं बोला कि आप पूजा कीजिए या स्टोन पहन लीजिए, मैंने कहा अपने खाने को डिसिप्लिन कर लीजिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड, discipline your eating patterns. Food is connected to second house also. Get financial discipline also into your life. No overspending. Be very methodical and structured. नहीं सुने? हाँ, आराम. हाँ, yes. हो गया. Took the person to the hospital. लेकिन think about it, हाँ, पहुंच गया हॉस्पिटल, और इंसान पता नहीं कम से कम 20 साल से सोच रहा है वेट लूज करना है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, सारी डाइट्स ट्राई कर रही, कुछ नहीं हो गया. प्रॉब्लम आई, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, 1 महीने के लिए लिक्विड डाइट पे डाल दिया. हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन हुई, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ उनको, लिक्विड डाइट पे चले गए, बहुत स्ट्रगल हुआ. रिजल्ट क्या हुआ, 15 kg वेट कम हो गया. तो डिजायर फुलफिल भी हो गई, स्ट्रगल भी हो गया, दोनों हो गए कर्म अनुसार. थिंक अबाउट इट. आप इसको ना आफ्टर द पॉडकास्ट सोचिएगा, दोनों हुए हैं. टफ टाइम भी आया, पीरियड भी आया. सोचो 1 महीने के लिए आप लिक्विड डाइट पे चले जाओ, नॉट अ ग्रेट काइंड ऑफ वेट लॉस, लेकिन वेट लॉस भी मिल ही गया उनको जो मैनिफेस्ट किया था. लेकिन देखो रास्ता क्या निकला, नॉट अ वेरी प्लेजेंट. और पहले कर लिया होता तो रिजल्ट दे दिया होता शनिदेव ने. सिर्फ डाइट ही कंट्रोल करनी थी ना, तो they could have handled it. और ये एक इंसान के साथ नहीं हुआ है, 2 इंसान के साथ हुआ है. सिमिलर पोजिशनिंग, दोनों हॉस्पिटल पहुंचे फॉर डिफरेंट रीजंस एंड दे हैड टू करेक्ट द फूड. तो पहले ही कर लीजिए, आपको पता तो है, दिख तो रहा है. दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज फॉर. तो डरने का साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी, और ना ही शनिदेव है डरने के लिए. ही इज दैट वन प्लैनेट हु कैन मेक यू grow in whichever possible direction you want to grow, but it has to be dharmic, well aligned. आपका why clear होना चाहिए. Saturn is going to help you. Don't have ridiculous whys. बहुत बारी आपको lifestyle को clean up करने के लिए बोला जाता है when you are in your महादशा या 7.5. तो अगर इंसान का lifestyle वैसे ही clean है, डाइट वैसे ही सात्विक है, और इतना आप राजसिक खाना नहीं खाते हो, ना ही आप अल्कोहल पीते हो, तो the struggle part gets minimized and the results part will get maximized. It just happens. जो कर्म किया उसी का फल मिलेगा. Correct. लेकिन that is the timing of getting results
एंड द इंटेंसिफिकेशन. एंड प्लीज रिमेंबर, आप जब भी लाइफ के एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाओगे, वो स्ट्रगल के बिना आप नहीं जा सकते. सो ऐसा कोई नहीं सोचता है कि मुझे शनिदेव लाइफ के नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बाय गिविंग मी सम स्ट्रगल्स. ये तो कोई नहीं सोचता. तो आई तो लुक फॉरवर्ड टू द ईयर कि अच्छा मुझे और इंटीग्रेट करने, आई हैव टू गेट इवन मोर इंटीग्रेटेड एंड आई कैन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ माय लाइफ. सुपर. एक यहाँ पर मेरा एक सवाल है. आप अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत काम किया आपने, बहुत गाइड किया उनको, और फिटनेस में भी आपको बहुत नॉलेज है और आपने बहुत काम किया इन एंटायर बॉलीवुड. एक वक्त ऐसा डेफिनेटली आया था अमिताभ बच्चन जी के साथ, आई एम श्योर आप तो काफ़ी वक्त से हैं उनके साथ, जब बहुत स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे उनके जीवन में, और वो फेज के बाद जैसे आपने कहा कर्म को ठीक रखो, कर्म करते जाओ, सही डायरेक्शन में रखो, तो अलाइन होकर आप पार पहुंच ही जाते हो. उनके साथ मतलब व्हाट हैपेंड, जो आज वापस से वो आज तो बहुत मतलब ऊपर पहुंच चुके हैं वो, लेकिन वो एक पीरियड वो इतना टफ था, वो कैसे पास ऑन किया फिर वो? जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि सैटर्न हैज टू बी वेरी वेरी डीपली रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि हमने ऑब्वियसली इन सो मेनी ऑफ द वीडियोस वी सी द नीलम. लेकिन जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड सैटर्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है रेजिलियंस. कि रेजिलियंस का मतलब है कि ना टूटने की क्षमता और बार बार खड़े हो जाना. लाइक आई सेड, अनब्रेकेबल. जब ऐसा जज्बा होना इंसान में, मैं ये चीज को सब चीजों से बेटर मानती हूँ. क्योंकि मैंने नहीं देखी उनकी कुंडली, मैंने नहीं देखा है उनका चार्ट, लेकिन मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, उनके व्यक्तित्व को ऑब्जर्व किया है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. ट्रिमेंडस बिलीफ इन योर सेल्फ एंड कर्मा, कि मैं आई विल डू दिस, आई एम रेडी टू डू वर्क. जब इंसान ऐसा बनता है ना, तो जब वो टफ फेस निकल जाएगा ना, तो अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे. समय बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे. स्ट्रगल से आपको एक और डेप्थ मिलती है, एंड नाउ यू आर री इन्वेंटेड. आप तब के ना आप बाहर निकलते हो. यू लाइक लिटरली ऑल द प्रेशर यू कम आउट एज अ डायमंड. अगर आप प्रेशर को ग्रज करोगे तो डायमंड नहीं बन पाओगे. सो रेजिलियंस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई हैव ऑब्जर्व्ड. डिसिप्लिन, patience, tremendous love, passion for your craft. आपको अपने स्किल पे भरोसा है. आप रोज अपने स्किल को होन अप करते हो, काम करते हो. all of those together help a person shine again. नॉर्मल नहीं है ये सिनारियो. आप सोच के देखिए, आपको कितने लोग हैं ऐसे दिखे लाइफ में, बट अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, not just Mr. Bachchan, a lot of very successful people can go crazily up and down, and then they come up again and they go down again. Tesla, Elon Musk के साथ भी ऐसा हुआ, almost close to bankruptcy, and then again with SpaceX, I think so. Yes. You can verify. Correct. How does this happen? It is that unbreakable spirit which comes from I am going to work. ये भी सुना मैंने इलॉन मस्क के बारे में, तो ये भी सुना कि वो फैक्ट्री में सोते थे, डजंट हैव ट्रैक ऑफ कितने घंटे काम किया, क्या किया. तो ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स टुगेदर, आई बिलीव, गिव द पर्सन द एनर्जी एंड द माइंडसेट एंड द सपोर्ट टू गेट अप अगेन एंड ट्राई अगेन. बहुत बहुत जरूरी है. तो मोर देन एनीथिंग एल्स, समय है वो बदलेगा. इस समय में आप कैसे ऑपरेट करते हो? When do you have to run? When do you have to walk? When do you sprint? When do you go very slow? ये आपको इतना समझ होना चाहिए. So this is the art of, I feel, this is the art which I call manifestation. Wow. Beautiful. और ये आपकी कुंडली बताती है, आपको बहुत स्ट्रांगली बताती है. लेकिन one caveat, प्लीज डोंट यूज योर कुंडली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को टाइमिंग बता दो, मेरी शादी कब होगी, मेरे पैसे कब आएंगे. नहीं, अपना कर्म सुधार लीजिए, देन यू विल सी एक्चुअली योर चार्ट वर्किंग फॉर यू. चार्ट कोई एक्सटर्नल थोड़ी है,
प्लैनेट्स हैं, यू विल सी दिस प्लैनेट्स सपोर्टिंग यू। ऐसी मैंने आपको क्या बोला था शुरू में, ये कुछ 1000 पीस हैं जो आप कंट्रोल करते हो, कुछ 1000 पीसेस हैं जो जिनकी अलाइनमेंट आप तब कंट्रोल कर सकते हो जब आपकी खुद की एनर्जी की अलाइनमेंट इतनी पावरफुल हो कि वो उस आपके गुरुत्व आकर्षण में वो धीरे धीरे द एनर्जी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स यू और आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। यू बिकम मैग्नेटिक बाय इंटीग्रेटिंग ऑल ऑफ दीज पीसेस। तो अपनी एनर्जी को, आपके अंदर की प्लानिटरी एनर्जीज को आप इतनी खुद पे काम करके ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिए कि एक्सटर्नल प्लैनेट्स विल इवेंचुअली स्टार्ट सपोर्टिंग यू। दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव। अभी आपको ये सुन के वीकनेस की फीलिंग आती है, डर की फीलिंग आती है कि एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है? क्या आती है? मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी हमारे जीवन में जब भी मुश्किल वक्त आया, मैंने तो हमेशा ये सोचा, आज भी मैं ये सोचता हूँ, टीम से ही बात करता हूँ, मैंने कहा शायद यही तो अपॉर्चुनिटी है। और हमेशा ऐसा हुआ विद द गॉड ब्लेसिंग कि हमने मल्टीफोल्ड किया एक चैलेंज आने के बाद, हमेशा ऐसे ही हुआ। और मुझे लगता है कि यार यही तो कुछ तो सिखा रहा है वो हमें, कोई तो सिचुएशन हमें कुछ सिखा रही है। एंड इसमें की बात क्या है, चैलेंज आने के बाद वो चैलेंज इज द एनर्जी अलाइनमेंट फॉर ग्रोथ स्पर्ट। और हम उसको चैलेंज को वी डोंट लाइक इट, अरे ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, और सारी जो आपको डायरेक्शन, उसको वो एनर्जी जो क्रिएट हो रही है आपको उसको डायरेक्ट करना था, बट वी डोंट हैव द स्किल टू डू दैट। सीखना पड़ेगा। Correct. And that is where the mind management and everything. Now you're seeing all the dots are so interconnected. Wow. हम 10 साल बात करेंगे ना तो भी कम पड़ेंगे because it is such a beautiful vidya. Absolutely. And all of these are interconnected. Vastu is so deeply connected. आप मानोगे ये मुझे इतना fascinating लगता है ना, क्योंकि हमने सब लोगों ने इसको अलग अलग समझा है। वास्तु कुछ और है, न्यूमरोलॉजी कुछ और है, ये सब कुछ अलाइंड है। आपको जो न्यूमरोलॉजी में दिखता है वो और डीपर लेवल पे आपको एस्ट्रोलॉजी में दिखेगा, और सेम चीज आपको आपके घर में दिखेगी, सेम चीज। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जिसको एस्ट्रो वास्तु बोला जाता है। लेकिन अगेन पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स प्रेडिक्शंस ओनली। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मेरा पर्सपेक्टिव है सिंपल एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट। सुपर। मैं थोड़ा सा ना आपसे एक क्विक पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, मोर ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपने ना शुरू में एक बहुत खूबसूरत बात कही कि आप अपनी पूरी एनर्जीज को हम बहुत बार हम रिजल्ट से एसोसिएट कर देते हैं। व्हाई नॉट टू जो हमारा जो एंकरिंग हम उसको कर्म के साथ क्यों नहीं करते? कर्मा के साथ करते तो सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ मेरे को ये जानना है कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं लाइफ की, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। आप मुझे बताना कि इस दौरान उनका कर्म किस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्रिप्टिव हो जाएगी लोगों के लिए, ऑफ कोर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज के वक्त में अगर कोई रिलेशनशिप में पैटर्न रिपीट होते हैं लोगों के, एक रिलेशनशिप खराब, दूसरा खराब, तीसरा खराब, हर जगह रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है लोगों के, यहाँ कर्म को प्राइम फैक्टर मानते हुए किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इंसान को? सो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वाह मेरा रिलेशनशिप खराब है, मेरा कर्म है, हाँ। तो दैट एक्सेप्टेंस उसके सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है। माय रिलेशनशिप इज माय प्रॉब्लम एज वेल, नहीं तो मेरे साथ होता ही क्यों ये। एंड उसके साथ एक्सेप्टेंस की ये प्रॉब्लम है, नॉट दैट पर्सन्स फॉल्ट, नॉट anybody's fault, just karma, pure karma. Okay, now I don't want to continue this pattern forward. तो मुझे डीप रूटेड पैटर्न को बदलना पड़ेगा। बहुत सही। क्योंकि नहीं तो एक फेल्ड रिलेशनशिप के बाद दूसरा फेल्ड रिलेशनशिप, हमें लगता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पैटर्न की है। जो पैटर्न अंदर बैठ गया ना, मुझे ऐसे धोखेबाज लोग ही मिलते हैं, मुझे ये व्हाट यू से नार्सिसिस्टिक लोग ही मिलते हैं। ये पैटर्न बैठे हुए लोगों के दिमाग में, और वैसे लोग ही आते हैं। देखो मैंने बोला था ना, ये भी ऐसे निकले। मेरा सिक्स सेंस कितना काम करता है। एग्जैक्टली। तो ये बदलना, सो दिस इज व्हाट आई टीच इन, जब रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन मैं सिखाती हूँ तो आइडेंटिफाई करवाती हूँ। लोग अपने पैटर्न देखिए, आप पता है कैसे पैटर्न्स होते हैं और लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल टिप है, आप लिखिए मैरिज, पहले 3 शब्द जो आपके दिमाग में आते हैं विदाउट थिंकिंग डीपली, रिएक्टिव, आपको आपका पैटर्न बता देगा। लोग आइडियलिस्टिक आंसर नहीं लिखना है, मैरिज, सफरिंग, ट्रबल, धोखा, ऐसे शब्द आते हैं, आपको दिखेगा वो पैटर्न। तो ये पैटर्न्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। मैरिज ब्लेसिंग,
मैरिज कंपेनियनशिप, मैरिज लव, ऐसा लिख सकते हैं। तो व्हेन यू गो एंड अंडरस्टैंड कि आप ही के पैटर्न्स हैं जो ये पार्टनर को आपके पास लेके आए हैं, आप ही का कर्म है जो फलित होके ये पार्टनर बन के आपके सामने आया है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमूव हेट। जब आपका रिश्ता नहीं चलता है ना, तो आप सामने वाले को कहीं ना कहीं कोसते हो, हेट करते हो, मेरी जीवन खराब कर दिया, वो निगेट करना बहुत जरूरी है अमित। अदरवाइज आप जिस इंसान को नापसंद करते हो, आप उससे और इंटैंगल हो जाते हो, बिकॉज नथिंग इज मोर इंटैंगलिंग देन हेट। उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, उससे ये निकलवाएंगे, उससे ये करवाएंगे, एंड देन यू आर गेटिंग डीपली मोर इंट्वाइंड, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड। करेक्ट। अरे खत्म करो, जाने दो। सो ट्रू। लेकिन मैं बोल रही हूँ बिकॉज माई कर्म इज नॉट दैट डीपली इंटैंगल्ड। अगर किसी का है और किसी ने जेन्युइनली कुछ अब्यूज झेला है शादी में, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, कैसे बोलेंगे वो जाने दो। सो आई हैव एम्पैथी फॉर देम एज वेल। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रीफ पीरियड जब निकल जाएगा ना आपका, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कई लोगों की हेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, एंड आई एम नॉट जजिंग दिस, वो सिचुएशन इतनी इंटेंस हुई होगी कि इट गेव राइज टू सो मच ऑफ रिग्रेट, पेन, गिल्ट, एंगर, और वो अगले जन्म में they will be at the giving end and the other person will be at the receiving end। और जो बहुत deeply painful आपके experiences होते हैं, वो इसी loop में चलते जा रहे हैं। That is why I said law of karma is very intense, it's very very complex। कोई इंसान उसको डेप्थ तक नहीं समझ पाएगा, ना ही मैं समझती हूँ उसको इतनी इंट्रिकेट डेप्थ में कि किसके साथ क्या कर्म जुड़ा है। वो आपकी लाइफ आपको खुद ही बता देगी। तो कहीं ना कहीं जाके तो इंसान थक जाएगा ना। बंद करते हैं लूप को, बार बार चलता जा रहा है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हेट ओनली, नॉट हिम और हर, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हेट। क्योंकि वो हेट जो होती है ना, वो आप ही के लिए एक एसिड के वे में काम करती है। इट्स ईटिंग यू अप फ्रॉम इनसाइड एंड इंट्वाइनिंग यू, कि मुझे देखना है इसका भी सत्यानाश हो। सोचो क्या क्या कर्स होता है ना ये, सत्यानाश हो, आपका सत्व ही नाश हो जाए, क्या माय गॉड, खत्म हो गया इंसान फिर तो। लेकिन वो तो पहले ही उसका सत्यानाश हुआ हुआ, तभी तो उसने इतनी पेन दी होगी। करेक्ट। सो अंडरस्टैंडिंग दिस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अब बस अब ये पैटर्न छोड़ना है। एंड देन यू रीवायर सबकॉन्शियस, वर्क ऑन योर ओन कार्मिक अलाइनमेंट। जाने दे जो हुआ है, जब तक पास्ट को नहीं छोड़ेंगे आपकी गाड़ी रिवर्स में चलेगी, आगे कैसे बढ़ोगे। बहुत सही। एंड देन यू कांट कंप्लेन। या तो पास्ट को छोड़ दीजिए या तो फिर कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, दोनों साथ में नहीं कर सकते। बहुत आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन। और ये जितने भी लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ये पार्ट उन्होंने समझ लिया, मतलब जीवन बदल जाएगा आज ही उनका। बहुत सुंदर, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस। प्लेजर। अनदर एस्पेक्ट इज हेल्थ एस्पेक्ट। पहला तो बहुत सारे लोग ये पैटर्न कैरी करते हैं कि यार मेरे फादर को भी शुगर था, ये पैटर्न या इस तरह के जो हेरिडिटरी या जीन्स में कह लें, वो सब ये कैरी करते हैं। दूसरा, इतना नेगेटिव सोच के शरीर में इतनी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से, कि वहां से अब लोग क्या कर्म ऐड करें कि वो उन सब से बाहर निकल सके। इसका भी आंसर ना, लाइफ में कोई भी आंसर एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। देयर आर नुआंसेस, देयर आर नुआंसेस। एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप सोच के देखिए, जो भी डिजीज है, हमने डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, इनको क्या बोला जाता है? लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीजेस बोला जाता है, बिल्कुल सही। यस। ओबेसिटी होगी, आजकल तो ओबेसिटी का बहुत चर्चा है, दवाइयां आ गई हैं, लेकिन दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस। नाउ देयर इज, अगर हमको बोलो कि इनका जेनेटिक जीन्स में है, ये है, तो एक कॉन्सेप्ट एपिजेनेटिक्स भी होता है। यस, जीन्स में, मतलब कि जीन्स में आ गई तो उसको एक अलग वर्ड से समझते हैं, संस्कार। संस्कार कैसे? कुछ संस्कार ऐसे हैं, डायबिटीज के लिए मैं एक शब्द यूज करती हूँ, इनडिसिप्लिन। आप अगर डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं तो डायबिटिक कैसे होंगे? सही समय पे उठेंगे, सही समय पे सोएंगे, माइंड का ख्याल रखेंगे। लाइफस्टाइल डिजीजेस, अगर आपको माइंड मैनेजमेंट नहीं आती, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आता, आपके लाइफस्टाइल का कोई ठिकाना नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ दीज आर वेटिंग टू हैपन। करेक्ट? डिजीज का मतलब ही है योर बॉडी इज आउट ऑफ ईज, डिसीज, एवरीबडी नोस दिस। करेक्ट? यस।
तो ये हो गया कि आपका पास्ट लाइफ संस्कार ऐसा है कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसी मानसिकता में जन्म हुआ जहाँ पे ये पैटर्न्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही मैच करे। आपने इनडिसिप्लिन लाइफ जी होगी, वैसे ही परिवार मिल गया, एंड दैट इनडिसिप्लिन कंटिन्यूज फर्दर। आप बहुत बारी देखेंगे जो भी डायबिटिक लोग होंगे, मेरा मानना ऐसा है, वो बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में जी रहे हैं। चाहे उनकी एक्सटर्नल सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल हो कि ना हो, इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ लाइफ इज हाईली स्ट्रेसफुल, हाईली स्ट्रेसफुल। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर माइंड। और जब आप डायबिटीज का या इंसुलिन क्या रेजिस्टेंस को समझेंगे, आपको समझ आएगा स्ट्रेस का रोल क्या है उसमें, या स्ट्रेस मैनेजमेंट का रोल क्या है उसमें। और आपको सपोजिंग ऐसा परिवार मिल गया जो आपने ऑब्जर्व किया है अपने पेरेंट्स को कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हुए, कि एक तरीके की डाइट चल रही है, मीठे पे मीठा खाया जा रहा है फैमिली में, आप वैसे ही बन जाते हैं। यस, तो वो जीन आपका एक्सप्रेस करेगा। करेक्ट, वो एनवायरनमेंट मिल गई, आपने एनवायरनमेंट को बदला नहीं और वो एक्सप्रेस कर गया। दिस इज व्हाट यू कॉल जेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या कहता है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट अगेन फ्रॉम द ब्रॉड पर्सपेक्टिव। अभी निटी-ग्रिटी में मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन लॉजिक है मेरे पास और विवेक है। आपने एनवायरनमेंट बदल दी, आपने कहा कि नहीं, दिस लाइफस्टाइल इज नॉट वर्किंग फॉर मी। चाहे मेरे पापा 12 बजे सो के उठते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना है। चाहे मेरे पापा ने कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करी, मुझे करनी है। चाहे मेरे पापा सुबह शीरा खाते हैं ब्रेकफास्ट में, मुझे नहीं खाना है। आपने एनवायरनमेंट बदल दी। उनको स्ट्रेस होता है, मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है, मैं सीख लूंगी। मुझे ये 20 घंटे काम नहीं करना है, मुझे नहीं जमता है। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मुझे सिर्फ वो नहीं करना है। क्या डायबिटीज एक्सप्रेस होगी? क्या आपको विंडो मिला उसको बदलने का? होगी कि नहीं होगी, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, जो जेनेटिक्स ने डिटरमिन किया था, वो एपिजेनेटिक्स ने आपको पॉसिबिलिटी दे दी। क्योंकि एपिजेनेटिक्स सेज कि जब तक आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलती सेम, वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। एनवायरनमेंट कौन सी? एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। और आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट वैसी ही होगी जैसी आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। खूबसूरत, वाह। एंड आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वैसी होगी जैसी इंटरनल है। सो चाहे आप, आई नेवर थिंक एनीथिंग इज अ होपलेस सिचुएशन, आई नेवर बिलीव दैट, क्योंकि मेरी सारी जर्नी ही इस एम्पावरमेंट की है। कुछ भी होपलेस नहीं है। अगर आपने मन से हार मान ली ना, तो फिर आप कर्म से भी गए। आपने मन को प्रबल किया, आपने कर्म को अलाइन किया, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे बाहर आने की। मे बी शायद आपको एफर्ट ज्यादा लग सकता है। सिंपल चीज है, आप एक अल्कोहलिक परिवार में पैदा हो गए, जहाँ पे आपने अल्कोहलिज्म देखा है बचपन से, आपने शुरू में स्टार्ट कर दिया। आपने, आपके पापा करे तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, आपने उनको देखा है सुबह ड्रिंक करते हुए, शाम को ड्रिंक करते हुए, और आपको लगता है कि नॉर्मल है, पापा भी करते आए हैं। वी ऑब्जर्व एंड अडॉप्ट हैबिट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। आपने मम्मी को भी देखा, कभी उन्होंने अपोज ही नहीं किया पापा को, तो आपको भी लगता है ये नॉर्मल है। बट सडनली आपके अंदर जागा कि नहीं, आपने इनिशियली अपने टीनेज ईयर्स में आप बन गए अपने पापा के जैसे, और मे बी 20s में आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। तो आपने अभी स्टार्ट किया था। इसमें 3 सिचुएशंस। एक इंसान ने 1 साल हो गया उसको ड्रिंक करते हुए, कितने टाइम में बदल सकता है? मे बी एक दिन में डिसाइड कर लिया छोड़ दी। किसी इंसान को हो गए, किसी का इंसान का कर्म पक गया 10 साल तक, 10 साल से पी रहा है, क्या वो छोड़ सकता है? छोड़ सकता है। मे बी उसको लगेगा 8-9 महीने, हाइपोथेटिकल, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो पैटर्न टूट सकता है। उसको एफर्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन वो पैटर्न से निकल सकता है। और पापा को बोल देंगे, उनके पापा जी को बोलेंगे कि आप छोड़िए, क्या वो छोड़ सकते हैं? मेरा मानना है छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। क्योंकि अगर 70 में जाके किसी को बोलो कि अपने पैटर्न्स बदलो, मुझे फिर भी पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि मेरे कोर्सेज में 75 साल के लोग भी आते हैं। कैन यू इमेजिन क्या जज्बा होगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बदलना है मेरी लाइफ के बारे में। तो एट एवरी पॉइंट ऐसा माइंडसेट बनाइए कि आपको वो एम्पावर करे। जेनेटिक्स, सिचुएशंस, हालात, ये सब सेकेंडरी हैं। पहले अपना कर्म इतना ऑर्गेनाइज कीजिए कि आप खुद के हालात बदल सकें। एंड ये पावर सिर्फ आप ही के पास है, कोई और आके आपके हालात नहीं बदलेगा।
बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना वो हिम्मते मर्दा मददे खुदा। खुदा करेक्ट। नहीं सम थर्ड जो सिचुएशन आती है वो इट इज टू डू विद मनी। मनी पैटर्न्स ऐसा कहते हैं कि बचपन से हमें मिलते हैं, लेकिन लोग इसको ये जानने के बावजूद भी जीवन भर कैरी करते रहते हैं और जीवन भर स्ट्रगल करते हैं। उनके लिए कर्म क्या है? सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है फॉर हेल्थ, फॉर रिलेशनशिप, फॉर मनी। सेम प्रिंसिपल। अभी जो भी पैटर्न्स आप पिछली लाइफ से लेके आए हैं, पैटर्न्स कैसे होंगे? पैसे की कमी है कि पैसे की बरकत पड़ी है, ये एक पैटर्न है। तो ऐसे परिवार में जन्म हो सकता है कि आपको लगे कि पैसा इज सेकेंडरी, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है। मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है कि जहाँ पे बात होती है, बचपन से बात होती थी मोक्ष की, नॉट फॉर ईयरली टारगेट्स ऑफ बिजनेस। मैंने कभी अपने फादर को, अंकल्स को, माय ग्रैंडफादर बिजनेस की बात करते नहीं सुना है। मैंने सुना नहीं है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में बात नहीं होती होगी, होती होगी, मैंने कभी सुना ही नहीं है। बात में घर में कभी ऐसी चर्चा ही नहीं हुई। घर में चर्चा हुई है हवन की, 4 बार दिन घर में हवन होगा। और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज मुक्ति, मोक्ष। एंड वेद आपके घर में पड़े हैं। सो ये संस्कार जब इंसान के पास हैं तो वो अपना कर्म अलाइन कर सकते हैं। दे कैन वर्क टूवर्ड्स, यस मनी इज अ ग्रेट बेनिफिट। लेकिन अगर ये संस्कार नहीं है, संस्कार ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे पैसा सब कुछ है, किसी ट्रेडर के घर में पैदा हो गए, सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, रात को ट्रेडिंग खत्म होती है, बिकॉज द गोल ऑफ द लाइफ इज मनी, रोकड़ा। So, अभी द पर्सन हैज गॉन इनटू दैट। कहीं ना जाके अगर उस इंसान को लगा, मैं जज नहीं कर रही हूँ, एवरीथिंग विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, करेक्ट। यस। लेकिन अगर आपने मनी को ऐसे पेडेस्टल पे, ऐसे स्तर पे रख दिया कि मनी सब कुछ है मेरे लिए, ये पैटर्न ही तो है। क्या ये पॉजिटिव पैटर्न है? व्हाट अ रिडिकुलस पैटर्न। इस पे एक बहुत क्विक स्टोरी बताऊं आप। आई नो यू सेड वन लाइन। नहीं प्लीज प्लीज डू दैट। सो देयर इज दिस ट्रिलियनर। ये ट्रिलियनर जाता है खड़ूस, 98 इयर्स ओल्ड ट्रिलियनर जाता है अपने अकाउंटेंट के पास। बताइए कितना पैसा है मेरे पास? 98। पता नहीं कितना जीवन उसका बाकी, पर पैसा कितना है? तो अकाउंटेंट, उसको कैलकुलेटर भी कम पड़ जाते हैं, उसने अकाउंट में लगाता है, कहता है आपकी 20 पुश्तें खा लेंगी, इतना पैसा है आपके पास। कहते हैं सत्यानाश हो गया, ये क्या हो गया? तो मेरी 21वीं पुश्त क्या करेगी? बट दिस इज अ माइंडसेट, ऐसा होता है। तो पॉइंट बीइंग कि थोड़ा रियलिस्टिक होना लाइफ में। पैसे के बारे में बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा आपको एक्सपीरियंसेस दे सकता है, आपको खुशी नहीं दे सकता है। लोगों को लगता है पैसा मिल गया सब खुशी मिल गई, नहीं होगा। आई हैव वर्कड विद अबजोपति पीपल, पैसे से खुशी नहीं मिलती है, पैसे से एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस से जो खुशी मिलेगी वो 2 सेकंड 2 घंटे लास्ट करेगी और खत्म हो जाएगी। सो दैट इज नॉट अ फंक्शनल वे टू लिव योर लाइफ। और अगर आपने सारी एनर्जी आपने पैसे में डाल दी तो रिश्ते कौन संभालेगा? उसमें एनर्जी कहाँ से जाएगी? प्लीज रिमेंबर, ये आपके एक एग्जाम्पल, ये आपके फंड हैं। हाँ, डाइवर्सिफाई कहते हैं ना, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। करेक्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज दिस। आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ फंड है, आपको इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है, क्योंकि सारे आपको चलाने हैं। सब चीज एक जगह चली जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तो रिश्ते भी निभाने हैं, पैसा भी संभालना है, करियर भी संभालना और हेल्थ भी संभालनी है। कैसे संभलेगी? आपकी ऊर्जा से ही संभलेगी। तो अगर आप बिजनेस को 10 घंटे दे रहे हैं, 12-13 घंटे दे रहे हैं, तो परिवार को भी दीजिए ना कुछ घंटे। ये नहीं कि घर आज नेटफ्लिक्स के सामने बैठ गए। सो अगेन एवरीथिंग इज एनर्जी मैनेजमेंट। और कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप काम करके आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन नहीं पसंद आ रही है, मतलब कि आपका पैटर्न फॉल्टी है, क्योंकि एनर्जी उसके पैटर्न के अराउंड ही इंटीग्रेट करेगी ना। पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, अगर ऐसा ही पैटर्न आपके अंदर चलता रहेगा तो पैसे की कमी ही रहेगी। तो मेरा सवाल आपसे है अमित, इस पल में व्हाट इज योर मॉनेटरी रिक्वायरमेंट इन दिस सेकंड व्हाइल टॉकिंग टू मी? नथिंग। उससे तो ज्यादा है आपके पास। हाँ। यस, आप लोग ट्राई कर लीजिए इस पल में जब आप हमें सुन रहे हैं, क्या है मॉनेटरी रिक्वायरमेंट? वो भी यूट्यूब है फ्री,
कोई नहीं. So you have more than your need in this moment. Do you have abundance Yes. in this moment? Correct. Yes. Hmm. Now? Yes. Hmm. After 5 minutes? Yes. Yes. After 10 minutes? Yes. जब आप अपने लाइफ को इस पर्सपेक्टिव में समझेंगे, this is called being in the now. You can only feel abundance in the now. Bring it. मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो अगर शायद डेट में हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं. सो बीइंग इन द करंट मोमेंट कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को ना रीसेट करता है और आपको उस मोमेंट में प्रूफ मिलता है. आप फेक नहीं कर रहे हो, आपको प्रूफ मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रही है कि हाँ इस मोमेंट में मेरी क्या है. डेट है वो मुझे चाहे 1 महीने बाद चुकाना है, 1 घंटे बाद चुकाना है. इस मोमेंट में नो, आई कैन बी. योर एनर्जी विल इंटीग्रेट. जो डर लग रहा था वो थोड़ा सा सेटल होगा. सोल्यूशन दिख सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक विंडो अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, कुछ आइडिया आ सकता है, कोई रे ऑफ सनशाइन आ सकती है. सो इस बेबी स्टेप्स में ना, और लोग कहते हैं ना 1 टिप 2 टिप से होगा नहीं. वो एक एनर्जी इंटीग्रेशन का सिस्टम है. 1 लेयर एट अ टाइम. एटॉमिक हैबिट्स, stacking of small changes. That is what leads us to our destination. 1 step after the other. रेस कैसे भागते हैं? 1 step after the other. एक स्टेप लिया और एंड रिबन क्रॉस कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा. सो इट इज ऑल अबाउट इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, डू दैट. और एक चीज बोलना छोड़ दीजिए, आई कैन नॉट अफोर्ड इट. प्लीज डोंट से दैट. चाहे सच्चाई हो सकता है, अपने माइंड में या अपने मुंह से ये नहीं निकालते. लेट्स प्लान फॉर इट. व्हाई नॉट? किसी ने बोला आपकी वाइफ आई, उन्होंने बोला चलो नई गाड़ी खरीदते हैं. पहला, पागल हो गए हो, पैसे कहाँ हैं? बिल्कुल नहीं है, नो चांस, नो वे. छुट्टी पे चलते हैं, नो वे. क्या लगता है? बोलना ही तो है, बोल दीजिए. क्या? लेट्स प्लान फॉर इट. व्हाई नॉट? आपको उनको सुन के कितनी खुशी मिलेगी. आधी एनर्जी तो उनसे ही आ जाएगी आपको कुछ क्रिएट करने की. सो डोंट से आई कैन नॉट अफोर्ड इट. इट इज अ वेरी वेरी बैड प्रोग्राम. सुपर. आई थिंक इट इज ब्रिलियंटली एक्सप्रेस्ड. और मतलब वो मैं अगेन जो आपने शुरू में बोला ना कि मैनिफेस्टेशन का जो डीपर लेवल है, ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग समथिंग कि आपके पास पैसा आ जाए, बट ये डीपर मीनिंग समझना सो दैट यू कैन सस्टेन मनी, यू कैन बी वेल्दी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. और वो जो आपने कहा ना कि ये एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो राइट डाइवर्सिफिकेशन, यस यस, कितना जरूरी है. you have to diversify your energy portfolio also. आपको लगता है, लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है, पैसा करेंसी है, राइट? रियल करेंसी इज एनर्जी. मैं बोलती हूँ एनर्जी इज योर करेंसी टू क्रिएट योर लाइफ. इससे बड़ा क्या होगा? सो लर्न हाउ टू इंटीग्रेट योर एनर्जी एंड देन दैट एनर्जी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन अ सेंसिबल मैनर. तभी आप एनर्जी को वेस्ट करना छोड़ेंगे. पैसा वेस्ट करना आपको ज्यादा भारी लगता है. एनर्जी तो ऐसे तुम भी ले लो, सब ले लो. हाँ. और ये जो पैटर्न आपने बात किया ना, मैंने बोला कि आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि आई एम I can't afford it. आई कांट अफोर्ड इट. सेम चीज हर चीज में है. हेल्थ के लिए ये बोलना छोड़ दीजिए, आई एम सो लीजी. हाँ. या कोई भी नेगेटिव चीज बोलना छोड़ दीजिए. रिलेशनशिप में बोलना छोड़ दीजिए, आई टू अट्रैक्ट ऑल द नॉनसेंस पीपल इन द वर्ल्ड. मेरी तो लाइफ में पनवती लिखी है ये कि रॉन्ग पीपल. ये बोलना छोड़ दीजिए. एंड करियर में ये बोलना छोड़ दीजिए कि मैम इंक्रीमेंट तो किसी और दूसरे वाले को ही मिलता है, मुझे नहीं मिलता है. एंड रिसेंटली देयर इज वन क्लाइंट ऑफ माइन, वो कंप्लेन कर रहे थे कि वो काफी साल से कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, उनको बहुत पेन होता है. तो मैंने सवाल किया, अभी रिसेंटली वो मेरे ग्रुप सेशंस में हैं, तो मैंने पूछा कि आपको पेन किस चीज का है? इंक्रीमेंट नहीं मिला है कि सबको मिला है और आपको नहीं मिला है? सो शी डिड रिफ्लेक्ट एंड शी सेड कि मैम सबको मिला और मेरे को नहीं मिला है. ऐसे तो आपके टेक्निकली योर पेन पॉइंट इज नॉट कि मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला है, क्योंकि अगर सबको नहीं मिला होता तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. आपकी प्रॉब्लम है कि सबको मिला और मुझे नहीं मिला. तो ये कंपैरिजन को प्लीज निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो डर का पैटर्न है ना, उसके पास है और मुझे नहीं मिला तो. और ये कंपैरिजन का जो पैटर्न है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हिच कीप्स यू अवे फ्रॉम मैनिफेस्टिंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ. वेरी वेरी टॉक्सिक पैटर्न. नेवर एंडिंग कंपैरिजन विद रैंडम पीपल. अब तो सोशल मीडिया पे कंपैरिजन होता है, ना जानते हो,
ना कुछ आपको उनसे लेना है ना कुछ देना है। आप कंपेयर कर रहे हो ट्रम्प के साथ, ट्रम्प जी के साथ, आपको उनसे कुछ ना लेना है ना देना है। देखो क्या पावर है। It doesn't make any sense. So कोई again everything will come down to figure out how your energy is getting dissipated, कहाँ लीक हो रही है, उसको लीक्स को ब्लॉक कीजिए। कैसे उसको रीइंटीग्रेट करना है, उसकी फाउंडेशन कैसे डालनी है वो सीखिए। शिद्दत से काम करना सीखिए, पेशेंस डेवलप कीजिए। लाइक वी सेड, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प जरूर लीजिए, नॉट फ्रॉम प्रेडिक्शन स्पेस बट फ्रॉम एनर्जी इंटीग्रेशन स्पेस। करेक्ट, बहुत हेल्प करती है। हर इंसान को पता होनी चाहिए कि मेरी दशा कौन सी है। डरने के उससे नहीं, प्लीज, डरने का टूल नहीं है एस्ट्रोलॉजी। आपको समझ आएगा कि मेरी एनर्जी को, मेरे जो मेरा पोर्टफोलियो है, एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है, उसको मुझे इस एस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि बाकी को छोड़ दूं, कि कभी ना कभी तो वो प्लैनेट भी आएगा ना जो बाकियों को एंगेज करेगा। तो लेकिन दिस हैज टू बी द सेंटर ऑफ माय अटेंशन फॉर नाउ, और नॉट जस्ट द सेंटर, इसमें ज्यादा देना है बस। सुपर सुपर सुपर, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट मैम। मैनिफेस्टेशन को फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतना डीपर पहली बार समझा। ऑल्सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन में ही इतनी गहराई में मैं एक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव को समझ रहा हूँ आज, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। Thank you right back for giving me the opportunity to express. थैंक यू, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा मिला होगा जो आपको लगा कि यार ये तो वाओ, मतलब क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या यह एक पर्सपेक्टिव है जो हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम, जैसे मैम ने भी बोला कि सब है तो हमारी एनर्जी का खेल ही। हम अपनी एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हैं, कर्म में लगा रहे हैं, सोच में लगा रहे हैं, और ये सारे भी कर्म है। चाहे हम जो सोचते हैं ये भी कर्म है, जो हम बोलते हैं ये भी कर्म है। हमारी हर चीज कर्म से जुड़ी हुई है। हमारा जीवन कर्म से जुड़ा हुआ है, तो इंक्लूडिंग आवर कुंडली, इंक्लूडिंग आवर कुंडली। और पहले से क्या लेकर आ रहे हैं और आगे तक क्या लेकर जा रहे हैं, ये सब भी कर्म से कनेक्टेड रहने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अगर हम अपने कर्म पर काम करना शुरू कर दें तो डायरेक्शन, जैसे आपने भी कहा मैम, ये सब कुछ बदल सकता है। और मुझे यकीन है कि आज बहुत सारे लोगों को जो डायरेक्शन आज मिली होगी, समझ गए होंगे आप कि वाई नॉट टू डू रिजल्ट से अपने आप को एसोसिएट करना अच्छी बात है, सोचना, डिजायर रखना, मैनिफेस्ट करना जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी को अपने कर्म से अलाइन कर दें और उसी को अचीवमेंट माने, जब हम अपना कर्म कर चुके हों, तो मुझे लगता है कि जीवन में हम बेहतर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए और अपना ये पूरा विजडम, ये नॉलेज शेयर करने के लिए। मैम के लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलरेडी पॉसिबली हो सकता है मैम का आप ऑलरेडी फॉलो करते हो। आज सेकंड पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, पार्ट 3 करना हो तो पार्ट 3 भी लिखना और बात करेंगे मैम से, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितना देर इज सो मच जो मैम के पास है, बिकॉज ऑफ हर वाइड एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने लोगों को मैम ने गाइड किया है। लेकिन बियॉन्ड दिस आई थिंक फॉर मी मैम ये एक बहुत नए पर्सपेक्टिव से मैनिफेस्टेशन को समझना था, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो आपके थ्रू हुआ, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। Thank you so much, Amit, for giving me this opportunity one more time. Thank you so much, ma'am. Thank you, blessed.